पुलिस वाले ने एक्टिंग में मुझे जोर से मारा थप्पड़, मैंने पलट के मारा और बोला पैकअप। मैंने तूने मारा कैसे, मुझे नहीं पता। अच्छा, ही वॉज डूइंग द लीड रोल बिकॉज ही वॉज द हीरो। आप अगर पुरानी दिल्ली के चाट वाले की कहानी कहेंगे बोरिंग हो जाएगी सर। पुरानी दिल्ली से थोड़ा स्टेशन की तरफ जीबी रोड भी है, कहानियाँ वहाँ भी बहुत। थोड़ी देर में ही कुछ 30-35 लोग उन्होंने इकट्ठे कर। अरे बाप। वो कौन थे क्या थे नहीं मालूम। और बॉम्बे जब पहुंचा तो सबसे पहला कॉल पीयूष भाई को किया, पीयूष भाई से मनोज वाजपेयी को कॉल किया। अब वो पीयूष भाई में प्यार है कि यार लड़का स्ट्रगल से जा रहा है यार, अब लड़का ऐसा है जो लाला का बेटा है। हाँ। इसको हम उधार दे कैसे? तो गद्दे के नीचे चेक छोड़ दे। हाँ। चाय बनाओ, चाय कैसे बनाए, चाय तो नीचे से लेके आते हैं। अब ये गलत है, चाय बनाने की व्यवस्था करो, चाय जरूरी है, चाय। अब मैंने कहा भाई ये तो है जरूरी, लेकिन अब और पीयूष भाई एकदम उछले, हाँ। नीचे उतरे, हाँ। और 2 घंटे के बाद हाँ। इतने डब्बे चाय की पत्ती के भरे हुए। आपको अगर बोलूं कि आप एक सीन डायरेक्ट करके दिखाओ पहले, कहता मैंने 6 फिल्में डायरेक्ट की हैं, मैंने 11 लिख दी हैं सर। मेरे भाई मुझसे बहुत लड़ते हैं, ओ तू भटूरे छोले भूल गया है, तू जज्बात भूल गया है। पहला टेक हुआ, दूसरा टेक हुआ, तीसरा टेक हुआ, चौथा टेक हुआ, 5वें टेक से पहले रजत आके बोलता है कैन यू डू इट। आज पीयूष भाई के पास सब है, पर कोई माइका लाल उससे वो सादगी 10 करोड़ में भी नहीं खरीद सकता। मैं अच्छा क्यों नहीं कर पाता हूँ? क्या अरविंद जी सही तो नहीं कह रहे थे कि मैं चांदी का चम्मच लेके बैठा हुआ हूँ? अब थिएटर का एक दौर इसलिए भी खत्म होता है कि कभी कभी आप में सवाल सीखने से ज्यादा आ जाते हैं। वो लव स्टोरी जो हुई बहुत बुरी तरह नाकामयाब हुई, तो भोपाल से दिल्ली आने की जगह मैं भोपाल से बॉम्बे चला गया। मैं गया और सिर्फ इरफान भाई को हक किया। मेरे को सिर्फ हक करना, मैं एक्टिंग नहीं कर पाया। बड़ी तकलीफ होती। मैंने उस देखा, मैंने कहा ये आदमी भूल रहा है यार, जितना इकट्ठा कर सकते हो कर सकते। नमस्कार, द रेड माइक पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कथा वाचन बहुत अच्छा करते हैं और उनको आपने सिनेमा जगत में, OTT प्लेटफॉर्म्स पर, थिएटर में उनके बारे में जाना सुना होगा, लेकिन उनके कथावाचन का पूरा पर्याय या उनके कथावाचन की जो पूरी क्षमता है उससे शायद आप उस हद तक परिचित ना हो जैसे कि आपको होना चाहिए। जितने लोग हैं उतनी सैकड़ों कहानियां हैं, और ऐसे ही एक इंसान जो कि अपने अंदर लाखों कहानियां लेकर के बैठे हुए हैं, समाये हुए हैं, वो हैं मनु ऋषि चड्ढा। दिल्ली के मनु ऋषि चड्ढा, दिल्ली 6 के बाशिंदे, दरियागंज में जिनकी बड़ी दुकान, बड़ा मकान, खूब सारे पैसे। उनको क्या सूझी कि वो चले जाएं मुंबई और वहां मनु ऋषि चड्ढा से सिर्फ मनु ऋषि हो करके लोगों के दिलों पर राज करें। कहां तो दिल्ली की चकाचौंध, ढेर सारे पैसे, और कहां मुंबई का, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का स्ट्रगल। एक दुकान चलाने वाला, एक कारोबारी कैसे आर्ट्स की ओर आकर्षित होता है, किन किन लोगों से मिलता है, क्या क्या करता है उनके साथ, और क्या ऐसे जज्बात हैं जो कि उनके जाने के बाद भी एक कलाकार को याद रहते हैं। ये आप बहुत इफेक्टिव ढंग से तभी कर सकते हैं अगर आप अच्छा कथावाचन करें। ऐसे ही एक कथाकार, लेखक, एक्टर और इन सब से बेहतर इंसान है मनु ऋषि। देखिए ये बातचीत। मनु ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका द रेड माइक में। संगीत साहब, दिल्ली का लड़का, पंजाबी फैमिली का लड़का जिसका नाम मनु ऋषि चड्ढा है, हाँ जी, वो मुंबई जा करके मनु ऋषि बन करके और धुएं उड़ा देता है, छक्के छुटा देता है। ये दास्तान शुरू कहाँ से हुई? मैं फैमिली बैकग्राउंड, दिल्ली के दिन,
उनसे शुरू करना चाहता हूँ। मेरा जन्म पुरानी दिल्ली में हुआ है, दिल्ली 6। दिल्ली 6 चांदनी चौक में। और कहा जाता है बहादुर शाह जफर के ज़माने में, क्योंकि वो आर्टिस्ट थे, वो कहाँ रह गए थे वैसे मुगल जिनसे लोगों को प्रॉब्लम थी। तो वहाँ नाटक करने वाले नेटवे आया करते थे उनके दौर में, क्योंकि प्रेमी थे आर्ट के वो। तो उन्हें एक कूचे में ठहराया जाता था जिसका नाम था कूचा नटवा। तो उस कूचा नटवा में ही मेरा जन्म हुआ। 1051 एक मकान नंबर था। वहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है, चांदी बिकती है वहाँ। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। पेरेंट्स, फादर मेरे पाकिस्तान से आए यहाँ, और मदर भी सियालकोट से, ननिहाल सियालकोट से थे। और फादर जो मेरे थे, पैटर्नल साइड जो थी मेरी, वो वजीराबाद से थी। तो ये लोग मिले होंगे कहीं और इनकी नाश्ता बनी, शादी हुई, फिर मैंने जन्म लिया पुरानी दिल्ली में। और वहाँ एक स्ट्रगल होती है रिफ्यूजी फैमिली में हमेशा। हम जब तक बड़े हो रहे थे तब तक भी वो स्ट्रगल थी। बीच में एक दौर आता था, कुछ अच्छा काम फादर करते थे और पैसा आ जाता था। एक टाइम ऐसा था वो नौकरी कर रहे थे बजाज इलेक्ट्रिकल्स में, मदर हाउसवाइफ रही। एयर इंडिया में उनकी जॉब हुई थी, लेकिन शायद फादर का मानना था कि देखो हमारे घर की औरतें काम नहीं करती, कुछ वैसा रहा होगा। तो माँ ने नहीं की नौकरी। तो माँ समर्पित भाव से माँ बनकर उन्होंने घर संभाला पूरा। जॉइंट फैमिली, बड़े पापा और पापा दोनों में कोई फर्क कभी महसूस ही नहीं हुआ। मतलब ये कहानियाँ किससे इतने फिल्मों में सुने, भाइयों में झगड़ा, ऐसा कुछ कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं। वहीं पर माँ की तरफ से थोड़ा रुझान पढ़ने की तरफ हुआ। फादर की तरफ से सब मेहनत करने वाले किसान के बच्चे जो यहाँ के रिफ्यूजी हुए, कमाना है तब खाना है। माँ को किताब पढ़ने का शौक था, किताबें पढ़ने का शौक था। तो सारिका एक हिंदी लिटरेचर पर थी, ऑफ कोर्स, और सरिता सारिका थी, और धर्मयुग थी। ये आया करती थी। और मुझे ध्यान है, मुझे शायद शाम को 6, 6:30 बजे के करीब इसकी आदत पड़नी शुरू हुई थी, क्योंकि 6 बजे तक मैं स्कूल से सोकर, दोपहर को आकर सोकर उठकर, तो मुझे सर्दियों में बोरोलिन और गर्मियों में फेयर एंड लवली की खुशबू आती थी माँ से, क्योंकि माँ तब तैयार हो जाती थी नहा धो के कि अब सब काम निबट गया है, रात का खाना जो है बड़ी माँ बनाएंगी, मेरा काम हो गया है। तो वो अपनी किताब खोल के बैठती थी और मैं बगल में लेटता। वो खुशबू और कुछ कहानी, तो जो छोटी छोटी कहानियां होती थी, वो एक उम्र ऐसी आई कि माँ शेयर करने लगी कि हम ये कहानी पढ़ने लगी, कुछ ये पढ़ रहे। तो कुछ भीष्म साहनी से मुलाकात माँ ने ही करवाई, और फिर ये भी बताया कि ऐसे ऐसे कहीं कहीं बलराज साहनी हमारे रिश्तेदार भी हैं। अच्छा। और फिर ये भी बताया कि कैसे नाना मेरे सियालकोट में जब थे वो थिएटर करते थे और प्लेस डायरेक्ट करते थे। तो ये चीज़ें महसूस होने लगी कि देयर इज समथिंग व्हिच इज क्लोज टू आर्ट आल्सो इन माय फैमिली। फिर मामा का पता चला, वो दूरदर्शन में नौकरी कर रहे थे, और साथ में एक दिन खबर आई कि उनका FTI में एज एन एक्टर पढ़ने जा रहे हैं। फिर वो पढ़ के भी आए, तो और ये जुड़ाव होता शुरू किया कि यहाँ पहुँचना थोड़ा सा आसान हो सकता है। लेकिन जब सही समय आया डिसीजन लेने का, तो एक दौर ऐसा आया कि आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप दुकान पे बैठेंगे और पापा कुछ आगे और एक बिजनेस करेंगे। तो वो जो एक भावना होती है वो दब गई थोड़ी सी। अच्छा। क्योंकि गलती मेरी थी, पढ़ाई में मैं बिलो एवरेज नहीं कहूँगा, एवरेज कहूँगा, चल रही थी। और 12th के बाद ही ये जिम्मेदारी जब सौंपी गई तो पंजाबी खून जागा, चड्डा जिसको कहते हैं। हाँ। और वो इसलिए जागा क्योंकि दुकान पे बैठते ही मैं सेल गिनने लगा। जब कैश हाथ में आ रहा होता है, हाँ। तो सबसे पहले कहते हैं ना, लक्ष्मी हाथ में आ रही होती है तो सरस्वती
थोड़ी बैक सीट ले लेती हैं, हाँ। बैक सीट ले लेती है। हाँ। तो वो एक मामला शुरू हुआ कि पढ़ाई थोड़ी पीछे हुई और पैसा कमाने की एक लत शुरू हुई, बहुत बुरी तरह। और बिल्कुल आप मतलब आपसे मेरा जो भी हमें सुन रहे हैं अभी, बिल्कुल वो जो दिल्ली के टिपिकल दुकानदार होते हैं उनकी तरह बनना और उनसे बेहतर बनना, यानी वही था कि आई विल गिव यू अ बेस्ट शॉट, हाँ। है ना। और सेल्समैनशिप में मैं कमा लूं पापा, आप देखो, हाँ। यू नो। भाइयों के बीच में रात को किस्से होते थे कि आज मैंने इतने का सौदा इतने में बेच के दिखाया, और फिर उसको पूरे ग्लैमर के साथ प्रेजेंट किया जाता था। तो यही माहौल बन गया। लेकिन उसमें भी एक फायदा हो रहा था। फायदा ये हो रहा था जो मुझे थिएटर करने के बाद पता चला संगीत भाई, कि मैं डिसिप्लिन बहुत था। मेरे फादर ने बोला था कि 9 बजे दुकान खुलनी है तो खुलनी है। किस चीज की दुकान थी? स्कूटर स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज, हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग, साइड के बॉक्सेस बनाना। अच्छा। तो ये सारा तजुर्बा फादर ने एक बहुत अच्छे तरीके से दे दिया। और दुकान कहाँ थी? दिल्ली 6 दरियागंज की सबसे दिल्ली गेट जो है वहां जगह, उसके साथ ही 2 दुकानें हुआ। क्या बात है, बिल्कुल मतलब दिल्ली एज इट गेट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वहां पर जाने के बाद अब जब मैं बाहर से देखता हूं तो मुझे लगता है कि कईयों के पास मुफलिसी होती है और ख्वाब होते हैं, और बहुत तकलीफ में स्ट्रगल करके वो एक मुकाम तक पहुंचते हैं। लेकिन एक मैं था जिसके पास पैसा ही पैसा था, और दुकानदारी बड़ी कठोर चीज होती है सर, बहुत प्रैक्टिकल, वो आर्ट से बिल्कुल विपरीत है। तो वो उस कठोरता के साथ पता नहीं कहाँ माँ की सुनाई हुई कहानियां या उनकी जो फिल्में देखने का, जो उनको देखने का शौक था, उनके साथ नाटक देखने जाना। वो मंडी हाउस की तरफ जाती थी तो उनको पता था कि हाँ एक्ट 1 एक ग्रुप है, इसका नाटक दिखाओ, तुम ड्राइव करते हो। तो हम माँ को छोड़ते थे और हम चले जाते थे कनॉट प्लेस में किसी दूसरे दोस्त को बुला के कि चल राउंड मार के आते हैं, माँ को देखने दो, मौसी को देखने दो प्ले, और हम निकल जाते हैं घूमने। तो ऐसे ही मैं उनको छोड़ के चला जाता था। वो एक आध कभी थोड़ी देर बैठा और दुबक के निकल जाता था, मतलब कि मज़ा नहीं आ रहा। मतलब ये था आलम की थिएटर में कोई मज़ा नहीं आ रहा मुझे। जब मैं पहली बार नेटवा देखने गया था पीयूष मिश्रा का, मनोज वाजपेयी का, तो मैं भाग गया था वहां से, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई सर, अच्छा, हम कौन से साल की बात है? आई थिंक 87 88। ओके। मतलब ड्राइव कर लेते थे। तो अब ये सब चीजें तो चली रही थी। मजेदार चीज ये हुई कि कंपनी सेक्रेटरीशिप CS का एक फाउंडेशन कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था कि जिनको लग रहा है कि वो पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह गए हैं, लेकिन 12th में मेरे अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स थे, कॉमर्स का मैंने 12th कॉमर्स से की थी, तो कोशिश करके आप CS का फॉर्म भर दो। तो वो लोधी कॉलोनी में, लोधी गार्डन से आ गई, उनका उस इंस्टीट्यूट का एक ऑफिस था जहाँ फीस भरती थी। और गलती से मैं 1 मई को लेबर डे वाले दिन बस पकड़ के अपने एक दोस्त के साथ निकल गया, और मंडी हाउस, सफदर हाशमी मार्ग चौक, जहाँ जिससे मैं वाकिफ था क्योंकि मैं माँ को छोड़ता था, श्री राम सेंटर के बाद, वहाँ बुरी तरह ट्रैफिक जाम हो गया, कुछ जुलूस निकल। मैंने कहा यार लेट हो रहे हैं, लंच हो जाएगा, फिर उसके बाद ये है वो है, और शायद उस दिन मैच था और वो भी देखना बड़ा जरूरी है, तो जल्दी चलते हैं। तो हम फंस गए। तो फिर वहाँ से मैंने कहा यार लंच होने टाइम होने वाला है, इनको पूछते हैं कि कल आ सकते हैं क्या। वहाँ कॉल किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि उस दिन बंद था लेबर डे। तो पता चला किसी दूसरे दोस्त से, आज बंद है, अब तुम सीधा 3rd को या 4th को जब भी है तभी जाना। तो मैंने देखा कि ये तो मंडी हाउस है, श्री राम सेंटर है, चला गर्मी बहुत है, चलो ऐसा करते हैं प्ले देख लेते हैं। गर्मी बहुत थी तो प्ले देखने गया। NSD का एक रेपेट्री का एक प्ले था, कंपनी उस्ताद, और उस प्ले को मैं देख रहा हूँ, और मकसद ये नहीं था कि नाटक देखना है, मकसद ये था कि AC ऑन होगा श्री राम सेंटर का मेन हॉल, आराम से बैठेंगे। हाँ, और 50 रुपए की टिकट थी सर। तो हम दोनों ने, बड़ी महंगी टिकट थी उस दिन, वो 50 रुपए की टिकट थी। आया बिल्कुल। ये
89 की बात होगी। भाई साहब 89 हाँ, में 89 में 50 रुपए की टिकट थी, बहुत। हाँ। तो वो गए देखने के लिए, और प्ले भी बहुत लंबा था। उस प्ले में कुछ हुआ ऐसा जिससे मैं बहुत मैजिकल मानता हूँ। उसमें एक एक्टर थे रतन और एक एक्टर थे प्रवीण भाई, जो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से किसी एक एक्टर ने बोला कि मैं हूँ इस दौर से, और उस दौर से क्या कोई है यहाँ जो मेरे साथ खड़ा होकर यहाँ कथा सुनाए आगे की। हाँ जी मैं हूँ। तो मेरे साथ जो था, मैंने कहा यार व्हाट द हेल आर यू डूइंग मैन, पागल हो गया तुम। अचानक उसने शर्ट उतारी और वो कॉस्ट्यूम में था, और ऑडियंस के बीच में से वो एक दौर बनकर मेटाफोरिकली स्टेज पे पहुंच गया। और पूरे दौरान बगल में बैठा हुआ था। और मुझे लगा ये क्या हुआ है। एंड वो बहुत ही धीमे से मुझे वो, अब क्या होता है, एक्टर अपने क्राफ्ट पे काम करता है, अपनी जुबान पर काम करता है, थोड़ा एक तरीके से बोलने लगता है फिर। लेकिन उस समय का जो मनु था, वो वहाँ उन एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि उनसे बात कर सके। तो वहाँ म्यूजिशियन जो बैठे हुए थे, जो शायद रेपेट्री के नहीं होते, उनको बुलाया जाता होगा, उनमें से एक दो ने एनर्जी दे दी कि मुझसे बात कर लो। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थिएटर कैसे करते हैं, ये वाला नाटक कैसे होता है, ये वाला कैसे करना होगा। तो उनमें से एक ने बोला ये एनएसडी से हैं, ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, और दिल टूट गया। क्योंकि ग्रेजुएशन का मैं बना चुका था कि अब मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, बिकॉज ऑफ नोट चालू, और नोटबंदी। पैसे आ ही रहे हैं बहुत, और बहुत आ रहे थे, अच्छे खासे आ रहे थे। मतलब फादर के लिए भी हम एक वहां बन गए थे उनकी, कि अब तुम ये संभालो और हम दूसरा कुछ करते, यू नो दैट काइंड ऑफ। तो बस भाई वो लेके गया, और मन एकदम ऐसा होने लगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, या मैं सीएस करूँ। एंड उसी शाम को 4 तारीख का भी वेट नहीं किया, मैंने कहा पापा मैं थिएटर करूँगा। और कोई फादर जो है वो ऐसे हुए नहीं आज तक कि लव मैरिज और थिएटर के खिलाफ ना हो। तो मेरे फादर ने भी बहुत ही अच्छा एक पॉज लेकर बोला कि दिमाग ठीक है, तुम्हारे मामा ने बहुत तीर मार ली। FTI गया था वो करने, और तब तक उनको नेशनल अवार्ड मिल चुके थे। तो अच्छा, तो मैंने कहा उनको नेशनल अवार्ड नहीं मिले। कहते हैं वो बड़ा पढ़ा लिखा है, उसकी इंग्लिश देखी है तूने, और तुम अपने आप को देखो, ड्राइंग में तो तुम फेल होते हो। उनकी बातें बहुत मतलब और तरीके से लगती थी। वो ड्राइंग में फेल होना भी एक किस्सा है मेरा, जो बीच में अगर बात हुई तो निकलेगा। बिल्कुल। तुम ड्राइंग में फेल होते हो यार। तो मैंने कहा मैं पापा कोशिश करना चाहता हूँ। उसके आगे वो कभी नहीं बोलते थे। उनको सबसे ज्यादा हसीन चीज जो लगती थी मेरे फादर को, कि कोशिश करना। और मेरी मदर का तो मतलब कि अब मेरा खून जागा है। अच्छा, उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। कांस्टेंट सपोर्ट। हाँ, उन्होंने तो कहा कि ये तो होना ही था। क्योंकि मेरा थिएटर जाना, प्ले देखना सफल रहा। और बहुत कम बात कर पाते हैं माँ से ना। आप बगल में चले जाते हैं, हक कर लेते हैं, आप पैसे मांगने के लिए चापलूसी कर लेते हैं, फादर से काम बनवाने, ये हमारा एक मिडिल क्लास का एक है। लेकिन जब पता चलता है कि माँ भी थिएटर करती थी, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन जम्मू से करी, और जम्मू में वो बलवंत ठाकुर तो बाद में थिएटर को में एक नाम हुए, वो अपने दौर में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेस किए। जम्मू यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। तो और आपको लगता है कि यार ये तो मतलब मेरा हक है करना, मतलब है ना। हाँ, तो ये तो दिल्ली के किस्से हुए, ठीक है। और दिल्ली के किस्सों पर अभी वापस लौटेंगे, ड्राइंग के बारे में भी जानेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि ये थिएटर से और उसके बाद फिर सिनेमा, और सिनेमा के बाद नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे मेरे OTT से लेकर के, क्योंकि OTT ने आपको जिस तरीके से विजिबिलिटी, लोकप्रियता दी है वो अलग ही है। और बहुत सारे स्टार्स हैं, स्टार्स तो नहीं, स्टार गलत शब्द होगा, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको अब अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक बिल्कुल अलग ही स्टेज, वो भी एक तरीके का थिएटर ही है, वो आपको एक मंच मिला है। तो सबसे पहले तो दिल्ली से मुंबई जाने का सफर। दिल्ली में थिएटर शुरू हो गया, अरविंद गौड़ सर के साथ मैं जुड़ गया। वाह। और उनके साथ ऐसा जुड़ा कि बिल्कुल परिवार और
बड़े भाई भी कह लें, और एक आप एकदम आप भावनात्मक तौर पे जुड़ जाते हैं कि यार एक ऐसा समान आदमी जो 18-20 घंटे आपको दे रहा है, मतलब अपनी परिवार के होते हुए, जहाँ एक बुजुर्ग माँ है, बाप है, बीवी है, धीरे धीरे बच्चे भी हो रहे हैं, तो उनसे बहुत ही सेंस ऑफ कमिटमेंट मिला। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे फादर भी बहुत डिसिप्लिन आदमी रहे अपनी लाइफ में। और डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये नहीं है कि रोज सुबह उठ के वो एक्सरसाइज करें। हाँ, डिसिप्लिन से कतई मेरा मतलब ये नहीं है कि उनको दारू नहीं पीनी है या उनको इतना ही खाना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं ना। जब जितना एक पंजाबी आदमी रिफ्यूजी डिसिप्लिन हो सकता है तो वो बहुत ही डिसिप्लिन रहे। परिभाषा दीजिए। परिभाषा यही कि मुझे 9:30 बजे बोतल खुल जानी चाहिए तो फिर बोतल खुल जाती है 9:30 बजे, और 9 बजे दुकान भी खोलनी है और 9:30 बजे रात को बोतल भी खोलनी है। ये डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन था। और उनका डिसिप्लिन बड़ा, उनका वो था कि बेटा हम तो पेट के लिए कमाते ही नहीं है, हम तो जीभ के लिए कमाते हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। तो वो वाला खेल था। और अरविंद जी से भी मुझे एक जो डिसिप्लिन मिला ना, ऐसा पिताजी वाला या कोई नहीं, और? उनका मैं डिसिप्लिन को अलग नहीं करता। जो आपको करना है उसको आप बिल्कुल संयम से, समय पर, पूरी निष्ठा से करें, उसे डिसिप्लिन कहते हैं आप। और वो उनमें भी था और कमाल का था। तो गुरु देखो ना सर, मैं अभी बैठे बैठे एकदम मुझे आया कि क्या टीचर्स मिले हैं यार। एनएसवी तो मिला नहीं, एनएसवी मिला नहीं, लेकिन टीचर्स देखो आप क्या क्या मिले हैं। अरविंद गौड़ अपने में एक बहुत बड़ा नाम। हाँ, नाम से ज्यादा उनका हम क्योंकि जब आप काम करने शुरू करते हैं तो आप उस थिएटर में उनका कर्म देखते हैं ना, करा उनकी सादगी देखते हैं। उन्होंने एक ब्लैक टी शर्ट, एक पुरानी कावासाकी, और जहां पहुंचना है थिएटर करने मैं पहुंचूंगा। थिएटर का उन्होंने एक चीज हमें बोली थी कि हम ऑडिटोरियम के मोहताज नहीं है। बहुत खूब। हमें पता नहीं कब मिलेंगे, कब पैसे होंगे, श्री राम सेंटर कब मिलेगा मेन, या एनएसवी के अंदर कभी अभिमंच जो बना उन दिनों वो कभी मिलेगा। हमारे पास बेसमेंट थी जिसमें हमेशा एक लेटर साइन किया जाता था कि कोई आग लग गई, कुछ हो गई, तुम मर गए, सब मर गए, ग्रुप मर गया, हमारी जिम्मेदारी। और ऑडियंस भी नहीं आती थी। हाथों से लिखे हुए ब्रोशर्स होते थे जिनको अंग्रेजी नाटक जब होते थे अलगाजी साहब के कवानी ऑडिटोरियम में, तो हमारा काम ये होता था कि जाके उनको दे आओ, शायद आ जाए उनमें से। तो मुझे ये भी याद है, एक बार डिजायर अंडर द एल्म से प्ले था, यूजेन ओनील राइटर थे उनके, तो वो प्ले पंजाबी में हो रहा था जिसे अलगाजी साहब डायरेक्ट कर रहे थे, और हम हिंदवी में, हिंदुस्तानी में कर रहे थे। और हमने नाम रखा, उन्होंने रखा था बलदे टिब्बे, और हमने तो रखा था कि डिजायर अंडर द एल्म्स, हम एक्सपेरिमेंट करने वाली हमारी औकात नहीं। तो हम वो प्ले कर रहे थे। पहले शो में मात्र 4 लोग थे, 4 लोग थे, और अरविंद जी नहीं थे, क्योंकि अरविंद जी बेसमेंट में खिड़की पर लाइट्स खुद किया करते थे। अच्छा। वो नहीं थे। तो एक लड़के ने, हम तो एक्टर्स हैं, हम वी वर नॉट अलाउड टू गो आउट, तो एक दोस्त ने आकर ये बताया कि अरविंद जी बाहर कह रहे हैं, प्लीज आप अंदर आओ ना, नाटक देखो ना यार, नाटक देखो ना। और थोड़ी देर में ही कुछ 30-35 लोग उन्होंने इकट्ठे कर। अरे बाप। वो कौन थे, क्या थे, नहीं मालूम। 0 to 4 to 35। वो जो जुझार था अरविंद सर में, जो एक, वो भी लेकर मैं बॉम्बे आया। सॉरी, मैं दिल से बोलूंगा तो बॉम्बे ही बोलूंगा, जिसको मुझे जो तकलीफ देनी है वो मैं मुंबई में हूँ, पर मैं दिल से जब बोलूंगा तो शायद बॉम्बे ही बोलूंगा। मुझे लगता है कि आपने बॉम्बे महसूस किया है। मैंने बॉम्बे महसूस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तिग्मांशु धूलिया इलाहाबाद बोलते हैं, प्रयागराज नहीं बोल पाते हैं, निकलता नहीं है। जो निकलता नहीं है। मैं मुंबई ही, मेरे आधार कार्ड पे मुंबई लिखा है, और जब मैं फॉर्मली किसी से बात करूंगा तो मैं मुंबई बोलूंगा। तो वो सब चीजें अरविंद जी से, फादर से जबरदस्ती डाली भी गई। मैं इतना शायद डिसिप्लिन नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो वो अलग चीज़ थी। अगर मेरे में होता डिसिप्लिन तो मैं उसे एंजॉय नहीं करता ना, वो तो मेरा पार्ट ऑफ
होता लाइफ। सही बात है। तो आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट डिसिप्लिन एंड मुझे लगा कि यही है जो आपको सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ाएगा। कठिन था, अरविंद जी के पास कुछ 60-70 एक्टर्स हुआ करते थे और सब अलग अलग वर्ग से थे। उनके बीच में से नाटक में एक लाइन मिलना, जूलियस सीजर में डेसियस ब्रूटस, माँ तब शैया पे थी, जाने वाली थी ऊपर, तो उनको नाटक में दिखा नहीं पाया, लेकिन जो याद किया था वो उनको दिखा दिया। वो लेटी रहती थी, मैं परफॉर्म करके दिखा देता था कि ये होगा ये होगा ये होगा। अब मेरी एंट्री होगी माँ, तो माँ खुश हो जाएगी कि ये कर देगा, चलो लड़का अच्छा है कुछ करवा लेगा। तो वही सब चीज़ें। और एक एक पंजाबी बोलते थे घर पे, तो उच्चारण में भी जो पंजाबियत निकलती थी, उस पर भी अरविंद जी का पर्सनल काम करना, ये सारी चीज़ें यार बहुत ही कमाल की थिएटर से मिली। और उसके बाद एक ही तकलीफ जिसको मैंने बाद में एंजॉय करना शुरू किया कि यार मैं अच्छा क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ यार ये दीपक डोबरियाल बहुत अच्छा है यार, ये शक्ति आनंद बहुत अच्छा है, जैमिनी श्रीवास्तव बहुत अच्छे हैं, राजीव बहुत अच्छे हैं, यार मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, अरविंद जी मैं अच्छा क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो वो कहते थे काम करो काम करो काम करो, पर वो कुछ ना कुछ इकट्ठा हो रहा था। अब थिएटर का एक दौर इसलिए भी खत्म होता है कि कभी कभी आप में सवाल सीखने से ज्यादा आ जाते हैं, कि कुछ सवाल उठाने का मन करता था। तब पता चला कि सीखने की प्रक्रिया प्रोसेस से आगे भी कुछ है। क्या आप अपने टीचर से सवाल उठा सकते हैं? क्या आप रोबोट हैं जो काम करते रहें? और जिस तरीके के हम नाटक करते थे, उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता था, सोशली पॉलिटिकली अवेयर नाटक थे वो सारे। चाहे डॉक्टर गिरीश का नाटक तुगलक है, उसको कंटेम्प्रेरी लेवल पे हम लोग करते थे, हम थोड़े ना उसको ऐतिहासिक उस पर, या चाहे वो डॉक्टर गिरीश का नाटक रक्त खजाना है, या यूजन का डिजायर अंडर द एल्म्स है, स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल है, हम सब हिस्से रहे। चाहे आप स्टेज में हैं या बैक स्टेज में हैं, बट यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। करेक्ट। तो अब वहाँ सवाल भी उठते थे, फाइनल सॉल्यूशंस भी हम लोगों ने दिया, एक रुका हुआ फैसला भी किया, एक मामूली आदमी भी किया। तो इन सब नाटकों को करते करते जो सवाल उठते थे, शायद उसमें मैं बहुत ज्यादा इतने सालों के बाद बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मतभेद भी हुए, यू नो, जैसे कि गुरु के साथ, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये, जैसे कि एक बड़ी छोटी सी चीज है कि अचानक मुझे 5 साल के बाद पता चला कि मुझे जज किया जा रहा था। वो इसलिए कि 5 साल के बाद एक बहस में एक बात निकल आती है और वो एकदम आपको लगती है कि बॉस ये क्या हो गया। क्योंकि मैं पहले दिन जब अरविंद जी से मिलने आया था कि मुझे आपके साथ थिएटर करना है, तो मैं शायद किसी शादी से आया था, दोपहर की शादी थी, वो निपटा के मैंने कहा यार आज मुझे अरविंद जी से मिलना है, मुझे पता चला है कि ये यहाँ होते हैं। तो सर शायद मैंने सिल्क की फूलों वाली प्रिंटेड शर्ट पहनी, आप समझ रहे हैं, और शायद सोने की चेन भी पहनी, एक आध अंगूठी भी पहनी हुई, ब्रेसलेट भी फादर बोलते थे कि जहां जा रहे हैं वहां हल्के नहीं लगने चाहिए। ये भी एक रिफ्यूजी परंपरा है, परंपरा। हाँ। तो उन्होंने कहा था आ जाओ। तो जब कुछ सवाल उठा होगा ऐसा, तो मुझे ये बोला गया कि तुम तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हो, तुम्हें क्या पता स्ट्रगल क्या होती है। तो फिर मैंने अरविंद जी को बोला कि अरविंद जी अब आपको मेरी दुकान पे आना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि जिस नुक्कड़ नाटक में आप शायद पॉलिटिकली, इमोशनली, आप एक लेबर क्लास के लिए लड़ रहे हैं, मैं रोज लड़ता हूँ।
मेरी दुकान पे 4 लड़के हैं और चारों के चारों गूंगे बहरे। मेरे फादर की वो किसी काम के नहीं थे, लेकिन जितनी डेडिकेशन से उन्होंने उनको काम करना सिखाया, वो चारों के चारों लड़के आज तक हमारी दुकान पे काम करते हैं। मैं उनकी जुबान बन के रोज लड़ता था। तो मैं शायद नुक्कड़ नाटक से बोर हो गया, और बोर होना भी मेरा हक है सर। जब भी कोई तब्दीली आनी हो मुझ में, मैं बोर होता हूँ। और ये बता दिया आपने उनको? मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरा नहीं मन कर रहा। तो बहुत दाढ़ी बड़ी हुई थी और सोने की चेन नहीं उतर पाई थी, क्योंकि 4 बजे तक तो मैं दुकान पे होता था। तो मेरे फादर खुश होते थे कि मैंने जो कमाया है मेरे बच्चे के गले में। उनकी खुशी थी वो। मेरे लिए कुछ, जो सोने की चेन पहनते हैं ना सर, वो बहुत आसानी से जज किए जा सकते, लेकिन उनको पता नहीं होता कि आप जज कर रहे हैं। उनको 5 साल आपके साथ रहने के बाद पता चलता है, तो तकलीफ होती है। खैर वो चेन तो उतर गई, फिर पहनी भी नहीं। लेकिन वो एक बहस कह लो, या शायद खत्म होने वाला होता है वक्त आपका थिएटर का, तो अंदर का वो दुकानदार कभी नहीं मरा सर, ना मैंने मारना चाहा। इसलिए नहीं कि मुझे पैसों से ज्यादा प्यार था, इसलिए क्योंकि वो मुझे खड़ा रखता था दूसरों के लिए। एक टाइम ऐसा था कि मेरे आसपास मेरे दोस्त मुझसे उम्मीद करते थे कि यार पैसे नहीं है, मन्नू ले आएगा कहीं से। तो मैं हर उस दुकानदार की इज्जत करने लगा जिसको सिर्फ लाला कैपिटलिस्ट बोलकर आर्ट की फील्ड से बाहर कर दिया जाता है। मैं किसी बात की बात नहीं करूंगा, समझ गया मैं, लेकिन वो चाहे कोई कपूर भी होगा ना थिएटर में, चाहे कोई खन्ना भी होगा, चाहे कोई मेहरा भी होगा, उसमें भी वो बात आ जाएगा जिससे शायद बोल सकते हैं, सॉरी, शायद वो ब्राह्मणवाद हो। यार ज्ञान तो मेरा है, तेरा तो है ही नहीं। उसको महसूस करने के बाद मुझे लगा कि चलो यार लाला के शहर चलते हैं। और बॉम्बे की भी खबर दी पापा को कि मेरे को बॉम्बे जाना है। तो उनका ये था कि जाओ, पर खाली हाथ मत आना कहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ अब मेरी भी स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। लोग मुझसे पूछेंगे बेटा हीरो बनने गया, पर उनको कैसे बना था कि मैं 29 साल की उम्र में थिएटर करने जा रहा हूँ, मैं वहां एक्टिंग करने जा रहा हूँ। क्योंकि बाहर की दुनिया को सिर्फ यही पता है, एक हीरो होता है, एक साइड हीरो होता है, बस। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब दिल्ली से मुंबई, और संघर्ष, गुरु से संघर्ष, अपने एक शिष्य का बड़ा होना और सवाल पूछना या जज्ड होना महसूस करना, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब मुंबई में आपका आना हो गया। अभी बस उससे पहले ये हुआ कि अरविंद जी के साथ, अरविंद जी में बहुत आज भी है, बहुत मोहब्बत है। नहीं आऊंगा सर्कल से तो वो घर तक आ जाते। फादर अगर हमारे ये भी पूछ ले कि इनका फ्यूचर पक्का कर दोगे आप, बेचारे सुनते थे, सबके पेरेंट्स से सुनते थे। कहते नहीं तुम चलो, अभी फेस्टिवल पूरा करके जाओ, हम 9 के 9 नाटक कर रहे हैं, तुम चलो। हमने वो 9 नाटक किए, फिर पटाख से एक और नाटक शुरू कर दिया उन्होंने, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट, जिसमें पीयूष भाई अपने मतभेद, अपने सवालों के साथ एनके से अलग होकर हमारे ग्रुप की एक मेहनत या मशक्कत जो भी थी उसमें अपना प्यार देने के लिए आए। और पीयूष भाई के साथ एक प्ले हमने किया, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन एनार्किस्ट, म्यूजिकल प्ले था। पहली बार गाना था बाकायदा। तो उन्होंने यही पूछा था कि किस किस को गाना आता है, तो 12 लोगों ने उठाया था, और जिन्होंने नहीं उठाया था उनसे गाना गवाया कि यू हैव टू सिंग लाइक एन एक्टर, तो डोंट वरी। तो मैं भी था उसमें, दीपक डोगरा भी था। तो हमने वो प्ले किया, बहुत अच्छे जगह पर शोज किए, ऑडियंस आने लग गई थी। जो एक जमीन बनी थी, अब उसको एक तरीके से ऑडियंस की मोहब्बत मिलने लग गई थी। तो ये जब हुआ शुरू, तो आशीष विद्यार्थी से एक दिन मिलना हुआ पीयूष भाई की वजह से। उनका एक प्ले था, एन इवनिंग विद पीयूष मिश्रा, तो उसमें वो 3 घंटे तक सोलो परफॉर्मेंस करते थे। अरे वाह।
तो एक दिन मनोज वाजपेयी से मिलना हुआ, तो उनको देख के एक आकर्षण तो होता था। दिस इज ऑल इन मुंबई, नो इन दिल्ली, इन दिल्ली, शिलम सेंटर बेसमेंट। तो दिल तो करता था कि भाई इनसे मिला जाए। फिर एक लव स्टोरी चल रही थी जनाब। वो लव स्टोरी जो हुई बहुत बुरी तरह नाकामयाब हुई। तो भोपाल से दिल्ली आने की जगह मैं भोपाल से बॉम्बे चला गया, क्योंकि मेरा वो था कि यार दिल्ली में बहुत मेमोरीज है, बहुत यादें हैं वहाँ पर, और अब टाइम भी आ गया है दिल्ली छोड़ने का। थिएटर से भी मन उदास हो गया है, ओल्ड दिल्ली भी जाना बहुत कम हो रहा है। कुछ एक नीरसता आ जाती है ना, आप जाना उसे एक थ्रिल चाहिए था। मैं सीधा हबीबगंज से ट्रेन पकड़ के बॉम्बे पहुंचा, और बॉम्बे जब पहुंचा तो सबसे पहला कॉल पीयूष भाई को किया, पीयूष भाई से मनोज वाजपेयी को कॉल किया। मनोज वाजपेयी को याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि एक डीएन नगर में घर है, वहाँ चले जाओ। तो मैं 2 लड़कों के साथ रहने लगा। फिर उन दोनों लड़कों को लगा कि हमारी फ्रीडम में ये बाधक आ गया है, तो उनके मुंह बनने लगे। फिर मैं एक चौल में जाकर रहने लगा, वकोला में। तो बॉम्बे की जर्नी मेरी इस तरीके से शुरू हो गई। और अब बॉम्बे में जो पहली थॉट थी कि यहाँ कुछ जादू होना चाहिए, मैं सिर्फ मैजिक एक्सपेक्ट करने आया हूँ और कुछ एक्सपेक्ट करने नहीं आया। मुझे पता नहीं कि क्या होगा, बहुत कॉन्फिडेंस भी लेकर नहीं आया था। बस इतना पता था कि मनमोहन देसाई की फिल्मों में वर्सोवा में सोना उतरता है, मड आइलैंड में गोल्ड उतरता है, गोलियां चलती हैं, और आवर जल्दी जल्दी में ये देख लो कि कोई ना कोई एक सोने का पूरा डब्बा छोड़ के चला जाता है जो आपका हो जाता है, और फिर रॉबर्ट जो है दोबारा आता है। तो मेरे लिए सेकेंड इनिंग एक्चुअली, बॉम्बे वाज सेकेंड इनिंग। एंड भिवंडी रह रहा था, वर्सोवा में आत्मा बसी हुई थी। तो भिवंडी से वकोला आया, मैं चौल में रहने लगा, और उस चौल से मुझे पहली बार सोशल और पॉलिटिकल बॉम्बे से इंट्रोडक्शन। उस चौल में एक आजी थी हमारी, एक वो तब शी वॉज 79-80, बाद में नहीं रही वो। उन्होंने एक 1200 रुपए में अपने घर के ऊपर एक और ऊंची जगह थी, वो गद्दा लगा के दे दिया। तो नीचे से सीढ़ियां चढ़ के मेज़राइन में आप सो जाओ। तो एक दिन मैं बाहर चाय पी रहा था, तो कहती तू चाय भी मेरे पास पिया कर, नाश्ता भी करा कर, तू 400 रुपये और दे सुबह में ना। तो पहली बार जब मैं सुबह 400 देने के बाद कि उठते ही चाय मिल जाएगी, है ना, बुरा नहीं है, तो वो जो पहला नाश्ता मुझे मिला था वो था साबूदाने खिचड़ी, सिंगदाना जिसको मूंगफली कहते हैं। मैंने पहली बार साबूदाना देखा होगा सर जी। आप इमेजिन करिए कि किसी पंजाबी के घर में साबूदाना मिलना मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे लिए इडली खाना बहुत बड़ी चीज होती थी सर। आप सर ने इडली खाने जा रहे हैं आज, साबूदाना तो वो साबूदाना जब मिला, इतना प्यार उसके अंदर, लेकिन दिया थोड़ा सा, यू नो। और यहाँ पंजाबी वाली आदत है, हाँ, और लो, अब वो मांगा ना जाए, पर ऐसा नहीं था कि वो देना नहीं चाहती थी, पर उनको पूछना नहीं आता। आप मांगोगे ना, वो अपना भी दे देंगे। और ऐसा हुआ एक दिन, मैंने आज ही थोड़ा और दो ना, अरे मैं अभी लिया, तू ले ले, मैं बाद में खाऊंगा। आई सेड दिस इज समथिंग एल्स। हम सोच रहे हैं कि मतलब जो मान मनोहार की आपको आदत थी, हाँ, कि और ले बच्चे, और और ये ले वो, बच्चे, हम उससे जज कर रहे थे, यार ये क्या बात है यार, 400 रुपए दे रहे, इतना सा दे देती हैं। पर वो इतना ही देते हैं, उनका वो डिसिप्लिन है कि आप इतनी ही खुराक खाओ, फिर काम पे जाओ। क्योंकि उनका वो काम नहीं है, वो काम नहीं है कि आप दुकान पे जाके गद्दी पे बैठ गए, ऐसे थोड़ा लेट भी जाओगे और लड़कों से काम करवा लोगे। नहीं, आपको खुद काम करना है। उनका जो अपना, उनकी बेटी नहीं थी, उनका दामाद था, तो वो जो था वो मेहनत करता। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप बता रहे हैं, क्योंकि मनु जी अक्सर एक ये छवि ये प्रस्तुत होती है कि
मुंबई में और महाराष्ट्र में जो बाहर से लोग आते हैं उसमें बाहरी बनाम मराठी, हाँ, ये वो एक बहुत सेंटर। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वो जो पॉलिटिकल वो है ना मामला, वो मुझे मराठी मानुस जिसको बोलते हैं, या एक महाराष्ट्रन फैमिली में जब मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ तो मैं उनको जज कर रहा हूँ कि यार ये तो पूछते ही नहीं है, हमारी माँ बुआएं चाचियां तो सब पूछती हैं, बेटा थोड़ा तो और लो, थोड़ा तो और, है ना, ये पूछते ही नहीं है यार। और एक दिन मैंने बोला, मैंने कहा आज ही थोड़ा मिले, हाँ, तो उसने अपनी प्लेट का दे दिया, और उतनी जबरदस्ती दिया जितना हमारी माँ खिलाती, हमारी चाची या ताई नहीं, हमारी माँ, तू खा। अरे मैंने कहा यार मैं तो ऐसे ही जज कर रहा था इन्हें। तो आज ही जो थी वो थोड़ी परेशान रहती थी कि उनका जो दोता है वो कुछ काम दोता नहीं मतलब? कर रहा है, उनकी बेटी का बेटा था, अच्छा। तो कुछ काम नहीं कर रहा है, भाईगिरी में रहता है, मतलब तो इसका कुछ करना। तू मुझे बहुत समझदार समझती थी, जैसे कुछ ऐसी भावना मिलती थी उनसे कि एक बड़ा बेटा और मिल गया है, ये बोल, तू बोल अभी क्या करने का है इसका। तो मैंने कहा आज ही आप इतना अच्छा वड़ा पाव बनाते हो, ठीक है, उस दिन मेरा वड़ा पाव खाने का मन किया, आपको तो बोल नहीं पाया, मैं कितना दूर गया, इधर है नहीं एरिया में, आप एक बागड़ा लगाओ ना वड़ा पाव का, यानी कि छोटा सा एक ठिया, छोटी सी एक दुकान खोल। तो वो पहिए वाली गाड़ी वाली जो थी वो आज ही ने बनवाई, कुछ पैसा ऐसा था उनके पास, और उन्होंने गिरीश को भी कन्विंस किया, वो भी कन्विंस हो गया, मेरी बात मान के भी हो गया कि देख तो सही कितना चलेगा। एंड अभी क्या हो रहा है, एक एंटरप्रेन्योर अपने फादर का बेटा, करेक्ट, उनको एक राय दे रहा है। हाँ, इसको कहते हैं एक व्यापारी राय देना, एक ऐसे लोगों को जो घाट से आए हुए हैं, एक व्यापारी जो कि मुंबई में स्ट्रगल करने आया है, वो उनको वो राय दे रहा है, व्यापार का ज्ञान उनको दे रहा है, और वो बहुत खुश होती हैं, और वो एकदम एक्साइटमेंट, जिस आइडिया है आपको उसको वहां तक लेके जाना है ना। अब जैसे ही वो कन्विंस हुई, उनका शुरू हो गया, और बीइंग महाराष्ट्रियन, शी वाज 79 ईयर ओल्ड, तो कुछ फोन वोन करके एक बागड़ा लगा के पुलिस को बोल के से मिल गई जनाब। अब उन्होंने वहां पर वड़ा पाव बेचना शुरू किया, आज ही खुद बनाती थी, गिरीश निकालता था, पाव के साथ लगता था, लोग गरम गरम खाते थे, वो काम चल गया। अब वड़ा पाव के साथ अयाशी क्या है कि चाय भी मिलनी चाहिए। अब चाय नहीं संभल सकती थी उनसे, तो बहुत सुंदर चीज है, बॉम्बे में जितने चाय बनाने वाले हैं ये सब गुजराती हैं, और वड़ा पाव बनाने वाले सारे महाराष्ट्रियन थे। अब गुजराती भी आ गए, महाराष्ट्रियन थे, हाट से आए हुए, वो घाटी चटनी जिसको हम बोलते हैं, वो लगा के, चटनी लगा के वड़ा पाव, मतलब अब ये सब चीजें चल रही हैं। और आज ही ने अपनी चौल में किसी आगे एक खाली बेरोजगार गुजराती को बोला कि तू जाके चाय का काम खोल ले साथ में। अब उसने चाय का काम खोल लिया है, इनका वड़ा पाव का हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों काम अच्छे चलने लगे। मनु ऋषि का जुगाड़ हो गया। और मैं तो छोड़ चुका हूँ घर, अब वहां चौल में हूं नहीं मैं, नहीं अब तो नहीं है, लेकिन उस समय मैं था। अब मैं चला गया तो अचानक एक दिन आजी का फोन आया मुझे पेजर पे। अच्छा, तब तक आप छोड़ चुके थे? मैं छोड़ चुका था, वो चौल छोड़ के मेरे फादर ने मेरे को बोला कि तुम 4 बंगला रहो, वहाँ छोटी बुआ भी पास में रहती है, कल को कुछ हो जाए, और थोड़ी सी तकलीफ। तो आपके फादर को ये लगा होगा कि ये मेरा बेटा चौल में रह रहा है, बहुत स्ट्रगल में रह रहा है, मतलब उनको ऐसे लगा, मिलने ही नहीं आए, कहते कौन चढ़ेगा तेरे ऊपर भाई, तू नीचे आ जा। तो उन्होंने कुछ फोन घुमाए और कहा कि तू ये ले ले, और एक और दोस्त था, हम दोनों ने मिलके घर ले लिया वहां पर, हम लोग अफोर्ड कर लेंगे। अब ये जो फोन आया मुझे आजी का, उससे मैं थोड़ा सा वाकिफ हूं कि यार ये हो सकता है। जिन्हें धंधा करना नहीं आता, जिन्हें व्यापार करना नहीं आता, वो सब मेरी नजर में आर्टिस्ट है। मैं उनसे ज्यादा शाना जरूर हूं, लेकिन मैं उनकी कदर इतनी करता हूं कि अपना व्यापार भी भूलने को तैयार हूं, और इसलिए मैं आर्ट की दुनिया में आके अपने व्यापार को भूला। मैंने सच में ये एक्सरसाइज की, टेक्निकली काम किया अपने ऊपर कि मुझे पैसे से दूर भागूंगा तभी अभिनय के करीब पहुंचूंगा। ऐसा क्या हुआ? अभी ये तो एक छोटा सा किस्सा मैं पहले पूरा करूं कि नहीं, ये आजी के साथ क्या हुआ? आजी के साथ क्या हुआ, आजी ने कहा, अभी उसको पुलिस वाले लेकर गए गिरीश को, मैंने कितना हेल्प किया, वो लोग बाहर से आए, कहीं इधर से गुजरात से आए, मैं बोला तुम चाय बनाओ, अभी उसके लिए बाकड़ा का नंबर सब लिखे दिया,
अभी वो वड़ा पाव भी रखने लगा, गलत है ना? आई वेंट सो बैड यार। बिजनेस माइंड। बिजनेसमैन, वो चाय नहीं बना पा रही थी, हाँ। उसने चाय का किसी और को दिया। सर ये देखिए आप, अभी मैं कहीं अगर भावना में बह जाता हूं अपने दोस्तों में तो बहुत गालियां खाता हूं, क्योंकि मैं बता नहीं पा रहा हूं आपको उनका दिल टूट गया था। हाँ, मैं बता नहीं पा रहा हूं कि 2008 में राज ठाकरे ने रेलवे के एग्जाम्स के चक्कर में जो लोगों को मारा वो सही था या गलत था, मुझे उसके अलावा बात करनी। मुझे लगता है कि यार इंफॉर्मेशन क्यों नहीं थी कि महाराष्ट्र में इंडियन रेलवे के पेपर होते हैं, और पेपर हैं तो वो मराठी में क्यों नहीं है? जिनको नहीं आती, जिनको अंग्रेजी नहीं आती, उनको इतनी तकलीफ हो रही है। तो आप देखिए तो मेरा वो कंफ्यूजन उस दिन से हट गया। मैंने कहा यार ये ऐसा नहीं है कि मैं जजमेंटल हो गया, पर ऑब्जर्वेशन में मेरे आ गया। वो महाराष्ट्रन आजी से लेके कोई भी महाराष्ट्रन, मैं महाराष्ट्रन नाम दे रहा हूं, मेरे लिए तो वो मददगार ही साबित हुआ। हर वो बात जो हमने ऐसे ही नॉर्थ में सुनी हुई है, अरे उधर तो टाइम नहीं है किसी के पास, रास्ता ही नहीं बताता कोई। सर आपको घर तक छोड़ के आएगा वो आपको, अगर आप देखोगे कि ये प्रॉपर्टी डीलर मराठी है और ये प्रॉपर्टी डीलर कहीं और है, जो मराठी प्रॉपर्टी डीलर है उसकी ऑनेस्टी देखोगे आप, तो आप कहोगे कि बॉस क्या हो गया। उनको धंधे पे कब्जा करना नहीं आता, उसके लिए उनको पंजाबी बनना पड़ेगा, गुजराती बनना पड़ेगा सर, जो बन नहीं सकते। और ये मेरी सबसे बड़ी तकलीफ थी कि शायद मैं आर्ट की तरफ इसलिए तो नहीं दूर हूं, मैं पा क्यों नहीं रहा। वो सवाल जो अरविंद जी से कि सर मैं अच्छा क्यों नहीं कर पाता, मैं अच्छा क्यों नहीं कर पाता हूं, क्या अरविंद जी सही तो नहीं कह रहे थे कि मैं चांदी का चम्मच लेके बैठा हुआ हूं, क्या वो सही तो नहीं कह रहे थे? अगर वो सही कह रहे थे तो उस पर काम कर। तब दीपक डोबरियाल की बात मुझे, जो हम दोनों एक साथ रहते थे, मैं विपुल विग फुकरे का राइटर, दीपक डोबरियाल, फैजल हमारा दोस्त था, अच्छा, आता रहता था घर पे। दीपक बोलता था एक बात कि चड्डा जिस दिन 1 लाख रुपए आ गया ना, मैं गेम पलट दूंगा। वो 100% गरीब का बच्चा और मैं 100% अमीर का बच्चा, और हम एक ही दौर में। हाँ। दोनों के पास अब बाप की तरफ से सपोर्ट बंद हो गया, उसके पास तो कभी नहीं था, मेरा बंद हो गया। आज हम दोनों एक ही तरह, और अब होगा आदान प्रदान। वो जब लड़ता था तो बोलता था कि साले आर्ट के चक्कर में मैं भूखा सोता हूं, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैंने कहा डोबरियाल तेरे जैसी सोच रखनी है, अब वहां तक आना है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं। लेकिन फिर भी उसके लिए, और जो मुझसे उम्मीद करते थे कि चड्डा तू तो यूं पैसा कमा लेगा यार, तू कैसे रेंट नहीं निकाल पा रहा है, हम तेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो मैं कुछ 97% आर्ट को समर्पित करके अपने आप 3% फिर शुरू करता था कि साला रेंट तो लेके आऊं, कुछ तो करूं, किसी को घुमाऊं, क्या करूं, यू नो। और ये सब चीजें करते करते हर रोज क्षण क्षण आप आर्ट के करीब पहुंचते हो, पर बहुत पैसा सोच के आर्ट नहीं हो पाती। एंड वो सोच बॉम्बे जैसी कमर्शियल जगह पर कर जीना कठिन हुआ, लेकिन नामुमकिन नहीं, बहुत मैजिक हुआ। मैंने ये बात, मेरे फादर ने कहा था कि एक बार किसी कस्टमर को ये बोल के देखना, हाँ। वो बोले ना कितने पैसे, तो बोलना जो मर्जी दे देना सर, आप सामान रखवाओ, हाँ। तो वो खुश हो जाएगा, और फिर उसको लूटना मत। अगर ये लाइन बोलिए, ये लाइन बोल के सर मैंने दिवाकर बनर्जी से वही लक्की हुए की डील की थी। मैंने कहा घोसला का डायरेक्टर, मैंने कहा भाई मिलता हूँ। तो कैरेक्टर तो जबरदस्त था, बंगाली, और वो लिखा भी, डायलॉग लिखे मैंने, पहले तो मैं डायलॉग लिख रहा था। अच्छा, तो मैं डायलॉग सीखने गया था, मुझे जो फिल्म फेयर मिला उसके डायलॉग्स के लिए मिला। मैं दिवाकर से मिला, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, और जब उनकी प्रोडक्शन टीम में पैसों की बात की, मैंने कहा जो आप दोगे। वो बोला जो आप दोगे अच्छी फिल्म का हिस्सा,
सुधीर मिश्रा, इरफान भाई, अरुणोदय सिंह, सुधीर भाई की डायरेक्शन, ये सारी जिंदगी। अरे यार तुमने अच्छी फिल्म लिखी है, आगे मिलो मुझसे, देखो क्या हो सकता है। साक्षात सुधीर भाई बोल रहे हैं तो मतलब जाना पड़ेगा। गए, मिले, बातें हुई, कुछ बिखराव था एक आइडिया को लेकर उनका, यार ये मैंने कुछ किया है, इसको मैं लिख तो रहा हूं पर मुझे समझ नहीं आ रहा, पर तुम देखो यार क्या कुछ चीजें हैं यार, बहुत ही बढ़िया थी वो लक्की में, जैसे तो मैं जुड़ता चला गया। वो क्या प्रोसेस थी उसमें, मैं रात को 1 घंटा बैठ के लिखता था, उससे पहले जो डिस्कस होता था वो और किसी को नहीं पता ये बात कि ओए लक्की ओए लिखी तो क्योंकि करीब थी बहुत चीजें, बहुत चीजें करीब थी। कुछ गिले शिकवे हैं जो कभी जिंदगी में बात करेंगे दिवाकर को लेके मेरे हैं, लेकिन मुझे ये भी पता था कि यार ये इसको मालूम है कि मैं क्या हूं, इसलिए मैं ये लिख पा रहा हूं। और सुधीर भाई के साथ डिस्कशन हो रही है और सुधीर भाई को मैं देख रहा हूं कि यार क्या क्या बातें निकल रही, उनसे खूबसूरत औरत का कैरेक्टर लिखने वाला मुझे नहीं लगता कोई और होगा। आप सुधीर भाई की फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स देखो यार, आपकी जो पेट्रियार्की है ना उसको खत्म कर देते हैं प्रोसेस में। आप निकलता है कुछ, अरे नहीं बेटा मेरी जान ये देख, इसको ऐसे सुन, ऐसे समझ। एंड इरफान भाई, he was also a part of a writing team, you know. I was a hired writer, पर उनके साथ भी सुधीर भाई जो आप दोगे, उन्होंने ये सुना नहीं होगा इतने सालों में किसी से कि कोई राइटर जिसको फिल्मफेयर मिल गया है और वो आके ये बोलेगा जो आप दे दोगे। और कोई मीटिंग करण जौहर के वहां करवा रहा है तो कितने पैसे लोगे यार, ले लूंगा कुछ 60 लाख, और यहाँ बोल रहा हूँ जो आप दे दोगे। और तब तड़प रहा हूँ कि अनुराग कश्यप बुला ले एक बार, है ना, तड़प रहा हूँ कि साला कोई क्यों नहीं बुला रहा यार, कोई ब्रिज ही नहीं बन रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही। मुझे एक बात बताइए, ये जो आपने अभी पूरी बात बताई इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मन में है, यानी कि जो पंजाबी बिजनेसमैन दिमाग है आपका, वो ये सोच रहा है कि जो पैसे के लिए कर रहा है उससे तो मैं पैसे मांगूंगा या देखूंगा, है उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन कर ले भाई, तू भी बिजनेस कर रहा है, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन जहां मुझे कला की कद्र दिख रही है वहां जो आप ठीक समझे, जहां सादगी दिख रही है, जहां सादगी दिख रही है, जो मेरे ख्वाबों का हीरो है। सुधीर मिश्रा के ऑफिस के बाहर मैं पहले दिन खड़ा हुआ था भिवंडी से आके, सुधीर भाई वहां थे नहीं, मैं करण जौहर के वहां नहीं गया था। मुझे पहले दिन ही मालूम था कि कभी कोई दौर आएगा तो देखेंगे, जो अब आया है कि करण जौहर भी बुला सकते हैं एक्टिंग के लिए। उन्होंने तारीफ भी की, ट्वीट भी किया बिना नाम लिए। एक शॉर्ट फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि मस्ट वॉच दिस फिल्म फॉर अ गाय हु हैज प्लेड अ प्रॉपर्टी डीलर्स। उन्होंने नाम नहीं पता था, और उतना एक्साइटेड हो गए वो फिल्म देखने के बाद कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट मेरे डायरेक्टर ने भेजा, जिनकी मैं अभी फिल्म में एक और कैमियो करके आया हूँ लंदन में अभी, नवजोत गुलाटी उनका नाम है। तो वो एक अंदर बन गया कि यार इस तरीके से चलना है। और देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग दीपक डोबरियाल, पीयूष मिश्रा, बिकॉज पीयूष भाई घर में आते हैं, मैं और दीपक हैं और विपुल है, वो कहते हैं चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय बनाओ। चाय कैसे बनाए, चाय तो नीचे से लेके आते हैं। ये गलत है, चाय बनाने की व्यवस्था करो, चाय जरूरी है, चाय। अब मैंने कहा भाई ये तो है जरूरी, लेकिन अब, और पीयूष भाई एकदम उछले नीचे उतरे, और 2 घंटे के बाद इतने डब्बे चाय की पत्ती के भरे हुए, गैस का जुगाड़ पूरा, मतलब सब पैसे, सिलेंडर और गैस तुम ले लो, बाकी सब कुछ, फ्रिज आ रहा है, शीशे आ रहे हैं, आईना होना चाहिए, आईना होना चाहिए, और ये चीजें होनी चाहिए, घर लगेगा और फिर उसके बाद चीजें होंगी और तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा पीयूष भाई ने, मैंने कहा यार ये कौन है मनु भाई, तुम हकदार भी हो क्या इन चीजों के? पीयूष भाई कह रहे हैं नहीं मेरी जान, ये है वो है। और कुछ मोहब्बत याद करने वाले लोग 8 में मिलते हैं ना सर, बिल्कुल मिलते। पीयूष भाई की परफॉर्मेंस खत्म होती थी, और मैं ठीक खत्म होने से
2 या 2.5 मिनट पहले आके हांफता हुआ खड़ा होता था हाँ, और पीयूष भाई परफॉर्मेंस का सांस लड़ा हुआ है, मैं यस पीयूष भाई, तो ओल्ड मॉन्क उनके हाथ में। ये मेरा कमिटमेंट था ना सर, अरे वाह, ये हर शो के बाद, हाँ, जब भी शो हुआ है, हाँ, अब वो पीयूष भाई में प्यार है कि यार लड़का स्ट्रगल से जा रहा है यार, अब लड़का ऐसा है जो लाला का बेटा है, हाँ, इसको हम उधार दे कैसे? तो गद्दे के नीचे चेक छोड़ गए। हाँ, राजकुमार संतोषी से जो भगत सिंह लिखने के लिए चेक मिला, हाँ, उनमें से एक चेक बना के छोड़ गए। ओ, और जब हमें आदत पड़ गई उनसे पैसे मांगने की, तो मैं और दीपक पैसे मांगने चले जाते थे, हाँ, डरते भी थे। हाँ, तो पहले वो 15 मिनट भाषण देते थे, अबे मतलब कर्म समझो, पैसा कमाना समझो, जो कुटुंब समझो, ये हाँ। परिवार क्या होता है, तुम कल को बनाओगे कैसे, क्या, वो सारी चीजें हमको बोलते थे। हाँ। फिर उसके बाद दीपक रूठ जाता था, हाँ, और मैं बोलता था यार देख तो तू पैसे मांग रहा है ऊपर से रूठ जाता है, तो बोलता था, कहता था, मुझे बहुत अभी भी हंसी आती है, तो क्या हो गया, पीयूष भाई नहीं है हमारे, वो नहीं देंगे तो कौन देगा? मैं कहता था बॉस तेरे में बड़ी हिम्मत है। तो कहता रुक जा चड्डा, आएगा फोन आएगा। और उनके घर के नीचे खड़े रहते थे हम, 20 मिनट में फोन आता था, आएगा चड्डा, आएगा आएगा आएगा। तो मुझे उसमें मैजिशियन दिखने लगा। मैंने कहा यार व्हाट अ इसको देखो, फैंटास्टिक स्टोरी। वो मतलब ये पीयूष भाई मिल रहे हैं। फिर अचानक रजत कपूर हाँ। के साथ में सीफो क्लाउन्स करने गया, एक हाँ। प्ले था, अंतिम दिनों में था, मंच पे आने ही वाला था हाँ। प्ले। वो आ रहा था और उन्होंने कहा मनु स्टेज पे आ जाओ, तो मुझे तो क्लाउन समझ नहीं आया, मैं राज कपूर से बड़ा क्लाउन किसी को समझता नहीं था, तो मैंने ऐसे ऐसे करके कुछ एक्टिंग की। उन्होंने कहा नो एवरीथिंग इज नॉट राज कपूर, देयर समथिंग एल्स अबाउट क्लाउनिंग, यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व। पर मैंने बैक स्टेज किया उनके साथ, यू नो, बैक स्टेज में भी आपको प्रोडक्शन हैंडल करना पूरे प्ले का, उनके साथ पूरी दुनिया ट्रेवल की, 1-2 बार उन्होंने मंच पे उतार भी दिया। पर उनके साथ जो मेरा एक रिश्ता बना, उसमें जैसे मैं बोलता हूँ कि थिएटर के गुरु मेरे अरविंद गौड़ हैं, पीयूष मिश्रा है, वक्त है, दीपक है, ऐसे सिनेमा के गुरु मेरे रजत कपूर हैं। अच्छा, तो रजत ने कहा कि आजा, ये शूटिंग डे आफ्टर टुमारो मनु। आई सेड ओके सर, एंड दिस फिल्म व्हिच आई एम डूइंग, यू नो अबाउट इट नो, रघु रोमियो। मैंने कहा दूसरा दिन ही था, एसएल स्टूडियो में बुला लिया, और वो था 435 वाला कैमरा, वो अच्छा, ये नहीं डिजिटल दौर नहीं था वो, हाँ, मतलब 2000 से पहले की बात है, हाँ। मैंने हाई वो दौर चल रहा था। तो जैसे ही वो, अच्छा उनको लगता था कि मनु इज गुड विद इम्प्रोवाइजेशन, तो उन्होंने Which you ऐसा are, I can see. तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू बना लेगा ना? मैंने कहा हाँ, क्या करेगा? तो मैंने ऐसे ऐसे करके कर दिया। तो राफे कैमरामैन और रजत ने देखा, उसने कहा वेरी गुड मनु, लेट्स डू इट। अब राफे ने मुझे कैमरा की लिमिटेशन दे दी, क्योंकि मैंने इम्प्रोवाइज किया थिएट्रिकली, कैमरे के बाहर, कैमरे के बाहर उन्होंने मुझे ब्लॉक किया, तो मैं, और ऊपर से कैमरे की आवाज पहली बार सुनी, तो मैं डर गया। पहला टेक हुआ, दूसरा टेक हुआ, तीसरा टेक हुआ, चौथा टेक हुआ, 5वें टेक से पहले रजत आके बोलता है कैन यू डू इट? और नो, जस्ट टेल मी। I said one more chance. मैंने खुल के करना, जो कर रहा है तू, क्या हो गया? और मेरे पास इतना पैसा नहीं है यार, मेरे पास इतना स्टॉक नहीं है, यू नो हाउ आई एम मेकिंग दिस फिल्म। वो रजत का आज तक है बेचारे, वो फिल्म जादू से बनाता है, पैसों से नहीं बनाता है। अब वो हुआ और वो हो गया, एंड यू आर सो गुड। वो 2 घंटे तक मेरा मनोबल ही बढ़ाता रहा, एंड मैं सेल्फ डाउट वाला आदमी रहा हूँ, सर अच्छा हो क्यों नहीं रहा है, you know? समझ गया, मेरी प्रॉब्लम सारी यही है, और मैं हो क्यों नहीं रहा यार, हो क्यों नहीं रहा है। और रजत ने कहा यू वर सो गुड यार, देख, उसने जो एडिट में मुझे अकेले को बुलाया और कहा देख, एंड आई रियली एंजॉयड माय सेल्फ। आई सेड दिस आई एम हैप्पी। हाउ यू लर्न, नो, आपको कोई सिखाता नहीं है, पर कोई आपसे प्यार कर रहा होता है ना, आपको एक राय दे देता है, और वो राय मशवरा, मैं एक तेलुगु फिल्म कर रहा था, कानी नुव्वु दुबई की शिवरा बदानी इंता तोंदरा पड़कर ले दू, आज से वो डायलॉग भूला नहीं हूँ मैं। अरे बाप रे। अब वो कर रहा था, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, और फिल्म का नाम था आए थे। उसमें मैं हूँ और पवन मल्होत्रा थे।
तो पवन मल्होत्रा और मैं, हम दोनों का सीन था ये। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि दुबई जाने की इतनी जल्दी क्यों है, अभी तो तुम आए हो भाई। एंड इज अ गैंगस्टर। तभी कोई भीख मांगने आता है और मैं उसको बोलता हूँ हाँ, और फिर मैं उनसे बोलता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ गैंगस्टर, गैंगस्टर का छोटा भाई। वो चंद्रशेखर डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने मेरे को आके बोला कि मनु, दैट वाज वेरी गुड, द वे यू रिएक्टेड। आर यू फ्रॉम थिएटर? आई सेड यस। Always remember, reaction is the best thing in acting, huh? But in front of camera, always remember, whatever you want to do or react, just divide by 2. आधा कर दो उसको। अब उसकी खोज में ये कितना बड़ा है, Why? I'll tell you, come here, come here. उसने कहा ये तेरा क्लोज लगा हुआ है, इतना करेगा ना तो निकल जाएगा। अब बता कितना करेगा। तो जब मैं आके बैठा, मैं कानून दो भाई किसी को बदाना इंत तोंदरे पड़ते ले तो 2-3 में एनर्जी हो गया, पर फिर दिखाया उसने कि क्या होता है। वाओ। तो हमारे लिए तो ये ऐसी चीजें हुई कि अब आपको वो कैमरा का एक फियर जिसको नहीं है, वो भी मुझे रजत ने बोला था कि वो भी मुश्किल से एक्टर बनता है, क्योंकि बेशर्म नहीं होना चाहिए। आपको स्टेज पे भी पता होना चाहिए, नसीर भाई भी बोलते हैं कि आप स्टेज पे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कैमरा है। आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन गोल्ड की तरह एक्टिंग करें जो कि 100% प्योर नहीं होनी चाहिए, वरना मार दोगे आप या मर जाओगे। बहुत खूब। एक्शन होता है, हाथ में बॉटल्स होती हैं, आपको पावर भी दिखानी है एक्ट में, लेकिन वो लगनी भी नहीं चाहिए। नेवर हर्ट योर को एक्टर। जैसे कई एक्टर्स हैं जो मार देते हैं आपको एक्टिंग में। मेरे साथ यही हुआ था। मैं एक पार्थो मित्रा का एक शो कर रहा था, हकीकत। उसमें मैं बैंक चोर बना था, एक पुलिस वाला बना था। पुलिस वाले ने एक्टिंग में मुझे जोर से मारा थप्पड़, मैंने पलट के मारा और बोला पैकअप। मैंने तूने मारा कैसे, मैंने ये पता। अच्छा, ही वाज डूइंग द लीड रोल बिकॉज़ ही वाज द हीरो। तो ऐसा कुछ हुआ। पार्थो मित्रा मेरा आज तक दोस्त है। ऐसी बात है यार, मनु ये कह गया, आज छोड़ दिया। हाँ यार, अर्थात मैंने मारा क्यों, एक्टिंग करना, यू नो। मैं सिवाय किसिंग के हर चीज में एक्टिंग है। किसिंग तो प्रेम है ना, फिर भी उसमें तो आपको अपनी बीवी को कन्विंस करना है, अपनी गर्लफ्रेंड को कन्विंस करना है कि आई एम जस्ट डूइंग एक्टिंग। आप किसिंग को चीट नहीं कर सकते, पर थप्पड़ को चीट करना। हालांकि आई एम सो बैड, मैं आज भी थप्पड़ खाना हो मुझे, कुछ ना कुछ टाइमिंग का प्रॉब्लम होगा ही। एक टाइम पे तो मुझे नेहा धूपिया कहती है जो जिस फिल्म में थप्पड़ खाता है ना वो फिल्म हिट हो जाती है। जैसे कि वही लक्की लक्की हुए। अबे जो ठंड में हम एक्टिंग कर रहे हैं और वो करे, वो बेचारा बहुत पढ़ा लिखा एक्टर है, बहुत ही। वो कहता है यार मनु हो नहीं रहा तुझसे, दिवाकर को मिल नहीं रहा है। तो थोड़ी देर बाद सब लोगों ने आगे बोला कि बहुत ठंड है यार, खा ले। मैंने कहा यार मार ले यार, अबे यार छोड़ यार, बहुत ठंड लग रही है, शायद कुछ गर्मी मिल जाएगी। तो मैंने कहा यार जेंटल गाय। लेकिन जब उसने मारा तो मुझे पता चला ये देओल है। चाचा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसने धाम से दिया। और फिर उसके बाद इधर का भी पढ़ता है, फिर ओएस में भी पढ़ना चाहिए। तो 4-5 अच्छे पढ़े मुझे। इट वॉज अ गुड फिल्म, फैंटास्टिक मूवी। फंस गए ओबामा में नेहा धूपिया ने मारा, तू खा लेगा ना, खा लेगा थप्पड़, मैंने खा लूंगा। उसने मारा, वो फिल्म भी हिट हो गई, सुभाष कपूर की। तो थप्पड़ जिसने पड़ता है उसमें मामला हिट हो जाता है। ये तो गजब की थ्योरी है। तो दैट वाज अ प्रोसेस यार। ये एक लर्निंग प्रोसेस रही बॉम्बे की। विश्वास, आस्था, सोशली, इमोशनली, पॉलिटिकली, बहुत उसके अंदर। अभी अमित शाह बोल रहा था मेरे को कि यार ये देख क्या रोड है, एक हमारी बॉम्बे की रोड है, अगर आपको 1 घंटा कार में सोना हो आप सो नहीं सकते। मैंने कहा क्योंकि वो शहर कहता ही नहीं है कि तुम सो। वो शहर की अपनी एक उसका फैब्रिक है कि जागे रहोगे, रातों को भी जागे रहो। बेचैन रातें, खाली रातें, यू नो। एक खाली सड़क से गूंजता हुआ ऑटो निकलता, उसकी गूंज इतना सिनेमैटिक साउंड होता है भाई, मैं बता नहीं सकता। वहाँ का खाना, मैंने भटूरे छोले की, कुलचे छोले की, ये बेड़वी आलू की, सबकी ईगो तोड़ी मैंने। और अकेला वड़ा पाव बहुत है। मेरे भाई मुझसे बहुत लड़ते हैं, ओ तू भटूरे छोले भूल गया है, तू जज्बात भूल गया है। मैंने नहीं, मैंने और जज्बात ऐड किया। और जब उनको मैंने वड़ा पाव खिलाया, वो कहाँ बॉम्बे आए बेचारे, सही बात है। जब उनको वड़ा पाव मैंने खिलाया उनको,
तो अच्छे भाई हैं हम, सेहत वाले लोग हाँ। हैं हम, लोग खाने के शौकीन हैं बस। हाँ। तो 5-5 6-6 वड़ा पाव निकल रहे। तो जो वड़ा पाव वाला भी बोलता था ना, हाँ। कहते हैं ये भाई आए हैं, हट जाओ, बाकी ये मेरे कस्टमर है, बाकी तो ये क्या है, एक आते, ये आइए ऐसा है, सेठ आइए। आइए सेठ। हाँ। और वो क्या है, यहाँ एक तो आपको सेठ बोलते हैं, है ना, बॉम्बे में आपको जो सेठ बोलते हैं, सेठ कितना चाहे। हाँ। और जब मुझे कटिंग की कहानी पता चली कि कटिंग का जन्म कैसे हुआ, हाँ। यू नो, कैसे हुआ? टाउन की तरफ, कि एक के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, पूरी चाय पीने के, तो आप आए और मैं वहां पहले से खड़ा हूँ, हाँ। कटेंगे, तो हम दोनों आधा डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके ओह वेरी इंटरेस्टिंग। ये हाँ। कटिंग का धर्म और कल्चर वहां से शुरू हुआ होगा, बहुत। और कैसे कटिंग मिली। हाँ। सो फॉर मी बॉम्बे आई थिंक इज अ सिटी फैंटास्टिक, फुल ऑफ मैजिक, मिरेकल्स एंड ऑल। पर ये मुझे एक बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना हमने 3-4 एक्टरों की तो मिमिक्री कर दी है? नहीं, सुधीर भाई की, सुधीर भाई और पीयूष भाई, थोड़ा यहाँ से उनका एक सपोर्ट बहुत मिल जाता है ना अपनी बात कहने का। हाँ। उनका कंठ में दिल है, हाँ। तो उनकी बात बहुत, और आंखों में नूर है, हाँ। और इससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं। करेक्ट। यू नो, सेल्समैनशिप में भी यही होता है ना, आंख में आंख डाल के आप हाँ। बात करिए। हाँ। तो वो सुधीर भाई का कमाल है, वो पीयूष भाई का भी कमाल है। हाँ। पर पीयूष भाई ने अगर अपना सर घुमा लिया है, हाँ। तो उनकी एनर्जी 3 गुना हो जाती है। अच्छा। हाँ, यहाँ उनकी पावर है। हाँ। यह तो पावर है, अरे मेरी जान तू क्या, और उतना प्यार निकलेगा। अगर वो ऐसे बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो, एंड अभी वो ही इज नॉट इन लव। मैं मेरी जान तू पाए ये जो होता है ना उनका, वो निकलता है फिर पीयूष भाई का कि क्या है। ऐसे इरफान भाई का था। मेरा इरफान भाई के साथ इतना सुंदर रिश्ता रहा ना, मैं तो बताइए थोड़ा उसके बारे में। मैं तो कहता हूँ गुरुओं के गुरु, मतलब ये साली जिंदगी में मैं एज अ राइटर आया, तो जो मैं बातें करता था या जो मैं सीन लिख देता था या जो बोलता था, उनको लगता था यार ये ये तेरी दुनिया है, ये तेरी दुनिया है, मतलब तू इस पर तेरे को पूरी पीएचडी करनी चाहिए यार, कीप राइटिंग है। तो वो एक ऐसा प्यारा रिश्ता बना उनके साथ। उन्होंने मुझे कुछ 5 या 6 जगह रिकमेंड किया, और 6 की 6 जगह मैं शायद ना बोलाया, जिसमें पैसा वजह नहीं होती थी, क्योंकि मैं बोलता था जो इरफान भाई बोलेंगे वो तो पैसा तो वजह नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी खनकती थी बात कि जिनमें से 3 में वो काम नहीं करते थे। ये किसी किताब में छपने वाला, कहानियों में छपने वाला, ये बहुत करीबी वो नहीं था मामला। ये किस्सा वो किस्से थे कि तेरे को क्या लग रहा है, मैंने कहा यार पता नहीं, ये लग रहा है। एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने इरफान को साइन किया, और इरफान भाई ने कहा यार मनु उसके डायलॉग्स के ऊपर देख यार, तू मिलना एक बार। मैं मिलने गया, उन्होंने अपने बड़े से घर में खाना खिलाया, एक स्क्रीन पे फिल्म दिखाई और कहा कि यही मैं बना रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ शेफ़ की बात चली, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो शेफ़ है यार, उसके हाथ का कौरमा खाओगे आप पागल हो जाओगे। तो जब वो कौरमा खिलाने लाया तो मैंने बोला भाई कौरमे में तो टमाटर होता ही नहीं है ना। शराब भी उनकी पी ली थी, तो मैंने कौरमे में तो टमाटर नहीं होता। तो ये टमाटर, तो उससे बात की, तो मैंने बोला तू पुणे से? कहते हैं हाँ। मैंने अभी तेरे को 4 साल लगेंगे और सीखने में, क्योंकि एक बार में मैं सिखाऊंगा, फिर भी 4 साल के बाद कौरमा बनना शुरू होगा, क्योंकि आखिरी दाव में तब बताऊंगा कि देख कहाँ से मिलती है बनाने की। तो वो थोड़ा इम्प्रेस भी हुआ। हाँ। बातें भी खुल के हुई, और था वो जरूरी उस फिल्म के में लिखने से पहले ऐसा एक अखाड़ा जमाना उसके साथ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार मनु ठीक है, फिर ये फिल्म ले जा तू और 2-3 सीन लिख के दिखा दे पहले मुझे। मैंने कहा या तो आप मेरे काम पे भरोसा करो या इरफान भाई की रिकमेंडेशन पे भरोसा करो, आपने मेरा काम नहीं देखा है, वरना आप मुझे ये नहीं बोलते कि मैं 2-3 सीन लिखूं। मैंने कहा भाई मैं आपको अगर बोलूं कि आप एक सीन डायरेक्ट करके दिखाओ पहले। कहता मैंने 6 फिल्में डायरेक्ट की हैं। मैंने 11 लिख दी हैं सर। अब मैं क्या बोलूं? मुझे बुरा लग रहा है। इसलिए बुरा नहीं लग रहा है कि आपने मेरा काम नहीं देखा, इसलिए बुरा लग रहा है कि आपने इरफान भाई की रिकमेंडेशन पे भी भरोसा नहीं किया।
मैं ऐसा नहीं होता। मैं बोल के आ गया। बाई चांस उनका घर मेरे घर के सामने ही था। तो इरफान भाई आए होंगे, उनसे मिले। इट वॉज अ कमर्शियल फिल्म। हाँ। रात को वॉचमैन का फोन आता है 12:30 बजे कि भैया वो आए हैं मिलने आपसे, नाम बता दीजिए सर। तो इरफान बोल रहा हूँ, मनु कहाँ है? मैंने कहा अरे अरे भैया, मैंने अपनी बीवी को बोला इरफान भाई आ रहे हैं। जिसे उठी मतलब जो भी आप होते रात को 12:30-1 बजे, हालांकि हम सोए नहीं थे, बट दैट एक्साइटमेंट वाज हियर। इरफान भाई ने मैंने दरवाजा खोला, इरफान भाई ने सीधा ही बोला, या तो तू मर जाएगा या तर जाएगा, पर ये खुददारी है ना बिल्कुल सही है तेरी, बिल्कुल सही बोला है तू, मत ही क्यों। तो जो उनका वो बोलने का एक तरीका था, हाँ इरफान भाई, थैंक यू इरफान भाई। मुझे बुरा भी लगता था कि यार इरफान भाई एक फिल्म मैं डायरेक्ट कर रहा था, तो उनको बाकायदा उनके साथ बेंगलोर तक गया, नरेशन देता हुआ, वहाँ उन्होंने काम खत्म किया। उन्होंने कहा यार मुझे नहीं समझ आ रही है तेरी स्क्रिप्ट, वो भी लेके आया। अब देखिए ये क्या रिश्ता था कि इरफान भाई ने घर बुला के एक फिल्म दिखाई और कहा मनु ये बहुत लो प्रोफाइल फिल्म है, बांग्लादेशी फिल्म है, इसे तू लिख और दीपक एक्टिंग करेगा। और मैं, इरफान और दीपक ने शाम को कुछ 6-6:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रूह अफ़ज़ा पिया। और रूह अफ़ज़े का भी नशा होता है ना, हाँ समझ वो गया। पिया। और फिर घर आए हम, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इरफान भाई ने बोला कि अरे यार इनसे बात कर ले, ये पैसे से कि तेरे से बात करेंगे। उन्होंने मेरे से बोला कितने पैसे? मैंने कहा इरफान भाई जो कहें। इरफान ने मुझे बुला लिया, कहते हैं यार तेरे को घर लेना है कि नहीं अपना, तो जिंदगी में थोड़ा सा भौतिकवाद समझ, थोड़ा सा समझ। और मैं कह रहा हूँ यार ये मुझे समझ, देखो ये मुझे याद दिला रहे हैं कि थोड़ी सी दुकानदारी भी समझ। हाँ, जो छोड़ के आया है। हाँ। मैंने कहा मांगने को तो मैं मांग लूंगा भाई, लेकिन कैसे मांगू, कहाँ से आ रहा है ये देखो ना आप। मैंने कहा मैं नहीं मांग सकता। कहते तेरा मैनेजर कौन है? मैंने कोई नहीं। एंड ही कॉल्ड हिज मैनेजर जाहिद, क्रिया एंटरटेनमेंट। यार इसका काम देखो यार, ये आधा पागल आदमी, इसको अपनी वैल्यू नहीं समझ आ रही है भी क्या है। कहीं ना कहीं से सुनने में आ रहा होता है कि बड़ी जल्दी बात में आ जाता है, यार जस्ट टेक केयर ऑफ। वो आज भी मेरे मैनेजर से, वो मुझे इरफान भाई मैनेजर देखे। वो फिल्म के मैंने कुछ चीज़ें लिखी, हल्के से डिस्कस की, हंसे। फिर AI भाई का एक शो करने जा रहे थे, बीमारी का पता चला, फिर घुलते चले गए। फिर आई कॉल्ड होमी अर्जानिया। आई वॉज डूइंग हिज फिल्म। होमी अर्जानिया की मैं फिल्म कर रहा था, तकद्दुम, जिसमें इरफान भाई थे, मैं था, परिणीति चोपड़ा थी, सुशांत सिंह था। वो फिल्म किसी वजह से नहीं हुई। फिर हिंदी मीडियम शुरू हुई, इंग्लिश मीडियम के बाद हिंदी मीडियम। आई कॉल्ड हिम, आई सेड कि मैं इतना खराब एक्टर हूँ, मैं इतना बड़ा रोल कर रहा था, मेरे लिए छोटा सा रोल नहीं है कि मैं इरफान को हक कर सकूं। एंड ही कॉल्ड मी एंड सेड कि आई एम सेंडिंग यू टिकट्स, 2 दिन के बाद उदयपुर आ जा। मैं गया और सिर्फ इरफान भाई को हक किया। मेरे को सिर्फ हक करना, मैं एक्टिंग नहीं कर पाया। बड़ी तकलीफ होती। मैंने उस देखा, मैंने कहा ये आदमी घुल रहा है यार, जितना इकट्ठा कर सकते हो कर लो। फिर नहीं रहे वो। आज भी मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है उनका। देखिए फैजल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इसमें। मैंने कहा, मैं गया कोकिला बहन, अब फैजल बेचैन बेचारा बिल्कुल ही, ये यार होगा यार, बुखलाया हुआ। मैंने कहा मुझे इरफान भाई के दर्शन करा दिए। मनु भाई आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, मनु भाई आ रहे हैं। इरफान भाई की बॉडी का हम नीचे वेट कर रहे हैं कोकिला बहन में। मेरी असिस्टेंट का फ़ोन आता है, जो मेरे मैनेजर्स की तरफ से मेरे लिए, मेरे को कहती है कि सर मेरे को भी चलना है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में सर के साथ थी और मुझे साथ में रहना है, प्लीज़ आप मेरे को ले चलो। मैं उसको लेने बाहर गया, इतने दिन में बॉडी एम्बुलेंस में चली गई, और वो लड़की भी डायरेक्ट वहाँ चली गई। मेरे ड्राइवर ने फ़ोन नहीं उठाया,
मैंने क्या पाप कर दिए थे कि मैं इरफान भाई को देख नहीं पाया, पर कहानियां खत्म नहीं हुई। मेरा जो घर था उससे आगे कब्रिस्तान था, कुछ 500 गज की दूरी पे। मैं घर जाते जाते मैंने कहा यार ले ले जरा, कोशिश करता हूँ शायद जाने दे कोई। सब लोग खड़े हुए थे वहां पर, कोविड की वजह से किसी को जाने दिया नहीं जा रहा था। मेरा कोई रिश्ता नहीं था उस पुलिस वाले से जो सबको रोक रहा था। मैं अपनी गाड़ी से उतरा, साहब मैं हाँ, मैं अंदर चला गया। अंदर गया और कब्रिस्तान के गेट के बाहर खड़ा ही था कि सुतबा मैम थी, फैजल था, एक मौलाना था। फैजल ने मौलाना को, मौलाना साहब ने कहा अंदर आ जाओ। मैं अंदर चला। मैंने अपने हाथों से इरफान भाई को, फैजल और मैंने अपने हाथों से उसे एक पत्थर पे रखा। अपने हाथों से स्नान कराया, अपने हाथों से जो चंदन था वो लगाना, फिर उठा के को, ये मेरा हक था, किस्मत थी। मैं जिनकी औ में आया हूं ना सर, मेरा सबसे वफादार स्कूल वही है। वो मेरे लिए स्कूल थे, हैं। उनके अभिनय तक पहुंचने की लालसा नहीं थी। कोई तो कदरदान भी रहे ना। सही बात, सभी थोड़ी ना आपके जैसा है। हम अपनी एक्टिंग करेंगे यार, सही गलत, हम आपके कदरदान बनना चाहते हैं। ये और इरफान भाई के साथ हो, पीयूष भाई के साथ हो, बहुत आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कितना खफा है मुझसे सुधीर मिश्रा। यार तुम आ रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि ये तुम लिख सकते हो। सुधीर भाई आप बुलाइए, कब कॉल नहीं आता, खुद कॉल करते हैं, कॉल नहीं आता। मैंने आपके और मेरे बीच में, अरे नहीं यार तुम थोड़े बड़े हो रहे हो, थोड़ा महंगा हो रहा है मामला, तो तुम्हें पता है। मैंने कहा सुधीर भाई मेरे और आपके बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है, इधर उधर मामला, सब चीजें। कभी कभी वही कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे मतभेद भी होते हैं। सही बात है। इरफान भाई की तो औ में प्यार ही रहा, कभी मतभेद हुआ ही नहीं। मैंने इतनी इमोशनल रोलर कोस्टर कहानी इरफान जी के बारे में नहीं सुनी जितनी आप सुना रहे हैं। मेरा हक नहीं था इरफान, हाँ बड़े बोल नहीं बोलूंगा मैं, हाँ, मेरी औकात भी नहीं थी। ना मैं तिग्मांशु धूलिया हूं, ना मैं विशाल भारद्वाज। सही बात है, वो तो उनके एकदम। लेकिन मैं कौन था? मैंने इरफान भाई को बोला था, मैंने इरफान भाई, मैं कोटक महिंद्रा बैंक के बाहर खड़ा था, आप अपनी फोर्ड एंडेवर में लाल पतलून पहन के आगे वो करके जा रहे थे। मैंने लाल पतलून उस दिन खरीद ली थी, फोर्ड पता नहीं कब खरीदी। और बीवी ने मेरे को बोला कि तुम लाल पतलून नहीं पहनोगे मेरे साथ। मैंने कहा इरफान भाई भी पहनते, कहते तुम इरफान हो। वो पड़ी रही और मैंने कुछ समय के बाद पहननी शुरू कर दी। करेक्ट। और मेरी बीवी को भी कोई एतराज नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने भी कहा कि नहीं ये ही नोज हाउ टू कैरी इट। सो इट्स लाइक व्हाट एन इमोशनल, मतलब ये कहाँ मिलते हैं सर, बहुत बहुत अच्छी कहानियां पता चली। कहाँ मिलते हैं सर इतने सादे लोग, एक काली टी शर्ट में अरविंद गौड़ और एक जीन्स में, कोई मोह नहीं है सर। नाटक करते जा रहे हैं, किस्म किस्म के इल्जाम लगेंगे, बहसबाजी होगी, पर बहसबाजी दो लोगों में होती है, पर ओवरऑल क्या है? कहाँ मिलेंगे सर एक वाइट कुर्ता या एक खादी ग्राम का कुर्ता पहन के सारी जिंदगी थिएटर कर लिया। मेरे पास पैसे नहीं है यार, जो पैसा है वो प्रिया के पास है, मेरे पास कुछ नहीं, सब है भगवान की दुआ से। आज पीयूष भाई के पास सब है, पर कोई माइका लाल उससे वो सादगी 10 करोड़ में भी नहीं खरीद सकता। How? You have to define them. You have to understand them. They are soulfully connected with themselves and with the positive side of themselves. बहुत खूब। और इसीलिए यही चीज आपको अट्रैक्ट करती है। मुझे अट्रैक्ट करती है। मैं नहीं हूँ सर, I wear silver shoes. I am completely see. मैं अपने फादर की सोने की चेन पहनूं ना पहनूं, पर टशन जरूर पहनूंगा सर। एंड ऑफ द डे आई एम मनु ऋषि चड्डा। मैं चड्डा हूं सर।
मैं हूं तो वो रहेगा, वो चेन दिखेगी नहीं पर पहनी होगी, you know? तो कहाँ इनके अभी पहनी है? नहीं सर, हाँ। नहीं पहनता। मेरे घर में मेरी बीवी को सोने का शौक नहीं है सर। कोई उसको बोला सोना खरीद ले, नहीं, या ये डिजाइनर ज्वेलरी है ये ले लेती हूँ। वो इतनी चांदी की ज्वेलरी खरीदती है, वो आम्रपाली से इतनी खरीदती है कि वो मतलब वो कहती है कि बाद में मैं इनको इसकी ऑक्शन करूंगी इसको, इतनी है। उसके बाद सोने का हीरे का कोई शौक ही नहीं है सर। मेरा आखिरी सवाल, और ये गजब की एक यात्रा रही है आपकी हाँ, बात में, और मुझे यही लगा कि जिस तरीके से आप यात्रा अपनी आप वाकई लेखक ही नहीं हैं, अभिनेता ही नहीं हैं, आप एक कथाकार हैं, और आपने जिस तरीके से अपने जीवन की कथा सुनाई है, बहुत कम लोग इस तरीके से बांध पाते हैं। मैं जानता हूं कि ये तारीफ आपको थोड़ी सी असहज कर सकती है, लेकिन अपने अंदर का चड्डा जगा के इसको ले ली। आखिरी सवाल, ये जो ओटीटी की दुनिया और इसकी जो लोकप्रियता मिल रही है, आपको लगता है ये आपका पिछले कई दशकों का संचय किया हुआ धन वो अब आपको लोकप्रियता में तब्दील होकर के मिल रहा है? बिल्कुल भाई, मैं ओटीटी को बहुत देर से समझा। एक सिनेमैटिक ईगो होती है सर। आप कहते हो कि यार आर्टिस्ट को अगर बनिया नहीं होना चाहिए ना, तो आर्टिस्ट को मजदूर भी नहीं होना चाहिए। 18 घंटे का टीवी नहीं करेंगे यार, साथ वाले दोस्त बेचैन होते हैं, बुखलाए होते हैं, गालियां खा रहे होते हैं, पछता रहे होते हैं, इनसे सीखना है, नहीं करेंगे। और एक दूसरे को 3 दोस्त मदद करते रहते हैं, पीयूष भाई मदद करते रहते हैं, रजत कपूर मदद करता रहता है, सब गरीब दोस्त। लेकिन क्या मैजिकल टाइम रहा होगा हमारा कि बेस्ट ऑफ द शराब पी लेते थे, बेस्ट ऑफ द खाना खा लेते थे। यानी कि स्ट्रगल में एक पावर आपको हेल्प कर रही थी। सिनेमा करेंगे, सिनेमा करेंगे, सिनेमा करेंगे, शुरुआत भी जब विशाल भारद्वाज सर की फिल्म के लिए, ओमकारा के लिए डोगराल को अवार्ड मिला, तो उसने जब स्टेज पे खड़े होकर बोला कि थैंक यू, अधूरा है अगर मैं चंद दोस्तों का नाम ना लूं, पीयूष मिश्रा, अरविंद जी, मनु ऋषि, तो लगा कि यार ये अवार्ड तो मिल सकता है। एंड आई कॉल्ड माई अनदर फ्रेंड, रूममेट विपुल विक, वो थोड़ा सात्विक बंदा है, राधा स्वामी व्यास में था वो। मैंने कहा यार दीपक को वो मिल गया, अगले साल मुझे मिलेगा। कहता हाँ ऐसे मिलेगा। अच्छा, मैंने कहा तुम देख लेना मिलेगा, और वही लक्की में मिल गया। तो कुछ तो मैजिकल था, तो सिनेमा शुरू हो गया। टीवी को कभी मैंने हिकारत से नहीं देखा, बस मुझे लगा कि ये डिसिप्लिन माध्यम है। वो जो डिसिप्लिन मुझे बहुत मुश्किल से मैंने कमाया है। अगर मैं बहुत वेट करने के बाद कूद जाता टीवी में ना, तो मैं फिर वही नोट गिनने वाला मनुष्य। बिल्कुल, मैंने उससे दरियागंज वाला, उससे फाइट किया। मैंने कहा ये तब यूज करूंगा जब मेरे आसपास के लोगों को मेरी जरूरत होगी कि अब ये जैकेट पहनो, निकलो रात को, ये लोग पता नहीं चलने दो। तो ऐसे में ओटीटी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कुछ आ रहा था, वो हमारे लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म था। तो गुरमीत, इनसाइड एज मेरा ख्याल अमेज़न का पहला शो था। करेक्ट, पहला ओटीटी बड़ा प्रोडक्शन, जिसमें आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट शो। करेक्ट, हरियाणा की टीम का मैं ओनर करेक्ट, और मुझसे पहले वो पंकज त्रिपाठी कर रहा, क्योंकि पंकज त्रिपाठी इन हाउस घुस चुका था फुकरे के साथ। तो ये मेरे पास आए करण अंशुमन और गुरमीत कि देयर इज दिस रोल वेरी इंटरेस्टिंग है, वो ओटीटी पे आएगा। मैंने कहा व्हाट इज दिस ओटीटी? क्या डिजिटल है? मैंने कहा यूट्यूब। मैंने कहा हाँ टीवी में नहीं आए तुम यूट्यूब पे क्या हो? मैंने कहा यार क्या होगा इसमें? कहते नहीं नहीं बहुत बड़ी चीज है, बहुत मजेदार चीज है, मैं आपको कन्विंस करूंगा, रिचा भी कर रही है। मैंने कहा ओके, विवेक ओबरॉय भी कर रहा है, ओके। मैंने ये तो अच्छे रोल कर रहे हैं, अच्छे एक्टर्स कर रहे हैं सब। मैंने ठीक है मैं भी करूंगा। कब से शूट है? कहते हैं परसों से। मैंने कहा तो पहले ये बताओ कौन कर रहा था जिसने मना किया जो तुम अब आ रहे हो मेरे पास? यू नो, मैं गया, भाई मेरा अपने लोगों के साथ हमेशा ये जुमला रहा है कि जो मर्जी दे दो पैसा। वही चीज मैंने एक्सेल में भी बोली, और ये जुमला है जो मैं कहता हूँ सबको आना चाहिए बोलना। इसमें कोई दुकानदारी की नहीं, इसमें बहुत बड़ी फेथ चाहिए आपको।
बोलने के लिए। उन्होंने जो भी दिया वो बहुत अच्छा था। सीजन 2 में उन्होंने लिखा कि 10% बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा दिया ज्यादा, क्योंकि वो अच्छे प्रोडक्शन हाउस में से एक है। वहां पर जब इनसाइड एज पे जो पहचान मुझे मिलनी शुरू हुई वो कमाल की हुई, जब मैं और दीपक डोबरियाल दोनों घूमने गए फ्रांस, पेरिस। और डोबरियाल आया नहीं हुआ था और मैं अपने एक और दोस्त हैं इकलाक खान, उनके साथ घूम रहा था। उन्होंने कहा यहाँ से तुम ट्रेन पकड़ के चले जाना। मैं उतरा और एक फिरंग ने मुझे पहचाना। वाह! क्योंकि उन्होंने शायद डब वर्जन देखा होगा। हाँ। मैंने कहा यार इसकी तो रीच बहुत बड़ी है। हाँ। फिर ये तो थी कि एक एक्टर को सेटिस्फेक्शन मिलती है, मेन चीज वही है, वो तो मिल रही है, जो टीवी में जाते तो नहीं मिलती। आपको मिलती पहचान मिलती, लेकिन आपको अपना मेहनत नहीं लगा, आपको अपनी सेटिस्फेक्शन। करेक्ट। पहचान तो बहुत है टीवी में। अब वहां पर कहानी ये हुई कि इनसाइड एज के चक्कर में आप और ओटीटी देखने लगे, तब आपको पता चला कि तो राइटिंग में बहुत बड़ी छलांग मारने वाला माध्यम। यहां फ्रीडम जो मिलेगी, आप उस फ्रीडम को आप अपनी भावना के साथ, अपनी कहानियों के साथ जोड़ के जब प्रेजेंट करोगे तो आनंद आ जाएगा। वाह! तो राजमा चावल वॉज माई लास्ट फिल्म, जिसके बाद मैंने कहा कि नहीं बॉस, अब मैं दूसरों के लिए नहीं लिखूंगा। लीना यादव, असीम बजाज ने प्रोड्यूस की थी, गुलाब सिंह उनका बेटा, ऋषि कपूर थे। वो मैंने फिल्म, किसी की कहानी थी, मैं भी गुस्सा लिखा, तो उसमें स्क्रीन प्ले डायलॉग जब लिखा, उस फिल्म के बाद मुझे लगा कि यार बहुत कुछ है जो एजी है, जो मेरे तजुर्बों से निकलेगा, पुरानी दिल्ली के तजुर्बों से निकलेगा। किसी ने मुझे बोला कि यार तेरे पास इतनी कहानियां किससे हैं, तू मंटो है यार। अब ये अपने में एक कॉम्प्लीमेंट लगता है। मैंने कहा अच्छा तो लिखो बैठ कर। तो वो चीजें, क्योंकि मैंने बहुत टेढ़ा भी लिखा है दिल्ली को सर। दिल्ली मेरे लिए आयशा नहीं है, हालांकि आयशा के डायलॉग मैंने लिखे थे। आयशा एमा पर जो बेस थी वो मेरी दिल्ली नहीं थी, वो तो अनिल कपूर सर ने बोला था कि यू नो बेटर दिल्ली, लिख लिख लिख, तू तेरा हाथ चाहिए। तो मैं चला गया। मुझे अनुराग ने बोला कितने पैसे लेगा, तो मैंने कहा यार मांग लूंगा कुछ पैसे, कहते इससे कम मत मांगना। तो वो कुछ ऐसा था, मैंने कहा बहुत बहुत बड़ी चला गए, मना कर देंगे वो। बट मैं अनुराग का नाम लेके पहुंचा और सीधा मांग ली और उन्होंने दे दी। बहुत खूब। तब वहां से पता चला कि कमर्शियल फिल्मों से पैसा ले सकते हो, लेकिन अपना दिल खोल कर रखो, कोई भी आएगा आपके पास। अभी भी एक एनएफडीसी के लिए फिल्म बना रहा है, मैं लिख रहा हूँ उसकी। बहुत खूब। मैं लिखूंगा, मैंने कहा यार छोटी सी फिल्म है तेरी, मैं लिखूंगा। तो वहां से जो ओटीटी में रिश्तों को समझने के कॉन्सेप्ट, कंटेंट आया, आपने अपने अंदर ग्रोथ देखी, मैंने अपने अंदर देख के ग्रोथ देखी है कि आपको फीमेल कैरेक्टर्स को कैसे समझना है, सही या गलत से आगे चीजें। फीमेल कैरेक्टर को सही कहना वो भी पुण्य पवित्र रह जाता है। ऐसा नहीं है, कंटेंट वो चाहिए जहां आप फीमेल कैरेक्टर को गलत दिखा के उनको बड़ा दिखाओ, उनकी बैक स्टोरी को दिखाओ, और वो गलत और सही समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। फैंटास्टिक। अरे ये तो देखो, ये औरत एक प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर कर रही है और कितनी ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर रही है, बट उसकी बैक स्टोरी वो राइटर का काम है लिखना। और वहां तक रिसर्च मेरी पर्सनल थी हमेशा से। बहुत खूब। और ये ओटीटी ने आपको वो, ये ओटीटी ने मुझे आज़ादी दी है। और अब मैं बहुत दिल खोल के मैं बताऊं आपको कि मैं 2 कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ इस समय, एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि उसको प्यार मिलेगा। अगर ओटीटी ने ये ताकत ना दी होती तो राइटर, एक्टर, ये एक्टर की पहचान भी मिलती जा रही है। ये नाम रिवील हो गए हैं कि आप इस पर काम कर रहे हैं? नहीं, मैं कर रहा हूँ अभी। मेरी अपनी आप इसमें भी थे मिर्जापुर में अभी जो सीजन 3 में मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, आपका मत मुझसे अलग हो सकता है, कि अब वो जो बात 1 में थी 2 में, और अक्सर ये जब सीरीज आती है, जब सीजन्स आते हैं तो उसमें सीजन से सीजन का कंपैरिजन होता है, और वो आपको दर्शकों से भी होते हुए दिखेगा।
ऐसे में वेयर डू यू स्टैंड? अबाउट मिर्जापुर, यस। पहले तो ऑडियंस का जो रिएक्शन है वो उतना ग्रेट नहीं मिला, क्योंकि जो लत उन्हें लगा दी है उस लत से निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात को मानता हूँ, जैसे पीपल टॉक अबाउट कि मुन्ना नहीं है, पर वो किसी भी कहानी को जज करने का एक मायने नहीं होना चाहिए कि यार एक कैरेक्टर ही नहीं है, क्योंकि मिर्जापुर इज नॉट अबाउट मुन्ना, इट्स अबाउट मिर्जापुर। ये उसके डायरेक्टर ने भी अभी स्टेटमेंट दिया। मेरा ये मानना है कि स्टोरी टेलर्स ने, लिखने वालों ने भी और डायरेक्टर्स ने भी इसको सो कॉल्ड पहले सीजन से जिसकी आदत थी उससे थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश की है, जो ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं की है। अब उनके पास बेस्ट और वर्स्ट दोनों है। अब उन्हें तय करना है क्या करना है। तो चौथा आ रहा है। सीजन का मतलब ये होता है कि रिसर्च भी आपकी चालू रहे। अगर आप मेरा एक पैगाम उन तक पहुंचा दें तो ये बता दें कि मिर्जापुर का मतलब सिर्फ कट्टा गोली और मारना और खून नहीं है। मिर्जापुर बहुत सुंदर जगह है। मिर्जापुर जो है वहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकलता है। मिर्जापुर में जो पानी के झरने हैं वो मतलब एब्सोल्युटली अंडरस्टेटेड, किसी ने अभी तक उसकी खूबसूरती देखी ही नहीं है। तो वो खूबसूरती जो है इस सीरीज में कहीं नहीं दिखाई देती, और ये मैं इसको एक बहुत बड़ी कमी मानता हूँ। जो भी लोग ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, बम्बैया तरीके से उत्तर प्रदेश को इमेजिन किया गया है। बम्बैया तरीके से उत्तर प्रदेश को इमेजिन करना और करवाना, ये अपने में कॉमेडी एक प्रोडक्ट बन गया, इसलिए किया गया। ये बहुत बड़ी आर्ट होती है सर लेखनी में, जहां धंधा करने वालों को प्रॉफिट का वादा किया जाता है। अगर आप अगर पुरानी दिल्ली के चाट वाले की कहानी कहेंगे बोरिंग हो जाएगी सर। पुरानी दिल्ली से थोड़ा स्टेशन की तरफ जीबी रोड भी है, कहानियां वहां भी बहुत। जब उनको लेके आएंगे और उनको अगर आकर्षण दे दिया आपने, तो फिर कोई ना कोई जर्नलिस्ट ये बोलेगा कि पुरानी दिल्ली सिर्फ जीबी रोड नहीं है। समझ गया। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। एक डिस्कशन का वो है माना इसमें, लेकिन इनके पास अब मापदंड है, इनके पास कंपैरिजन है। इन सीजन 4 फाइनली ये तो पूरी यूपी के साथ प्रॉब्लम। आप यूपी की कोई फिल्म दिखा दो यार, उसके अंदर कोई आपके पास कलाकार नहीं है, कोई लेखक नहीं है, कोई उनकी जर्नी नहीं है, कोई ट्रेवल नहीं है, कुछ नहीं है। आप कट्टा दिखाते हैं, मुंह में पान दबाते हैं और बोलते हैं 2-4 गाली। मतलब हरियाणा का जाट है तो वो तो मारेगा और गोली मारेगा, आपके पास कुछ है ही नहीं। और जो थोड़ा बहुत होता भी है तो वो बहुत छोटे लेवल पे कहीं डिसॉल्व हो जाता है। सही बात सर, ये तो बहुत बड़ी गेम है ओटीटी की सर। महात्मा गांधी के मुल्क में, जहां पूरी दुनिया जानती है कि ये हिंसावादी नहीं है, हम अहिंसावादी लोग हैं, उनकी एक छवि को भी खत्म करने के लिए भी तो फंडिंग मिलती है सर। ये तो बहुत बड़ी डिस्कशन है, कभी बैठ के करेंगे। आगे मिर्जापुर से दिखाइए कि ये हिंदुस्तान जिसने गांधी गांधी करते हैं, ये देखिए ऐसे गोली मार देते हैं वहां। ये अमेरिका पर बोलते हैं कि एक आदमी जिसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसने गोली चला दी। ये पेशावर के स्टूडेंट्स पे गोली चलाने वालों की बात करते हैं, ये तो रोज मारते हैं। और देखिए आप, लाइन लग गई। और मैं इतना बौखला गया अपनी कहानियों को लेकर, मैंने कहा यार ये तो एक ही फॉर्मूला चल रहा है, कब तक चलता रहेगा। वो तो अमेज़न की एक बहुत क्रिएटिव हेड लड़की ने बोला मुझे कि मनु भाई, now time is coming, you have to tell your stories now, enough of। तो अब कुछ स्लाइस ऑफ लाइफ भी तो लिखें, कुछ ऐसा भी तो लिखें जिससे लोगों को सिर्फ मुन्ना भाई बनने का ही जज्बा ना मिले। करेक्ट। कुछ और भी मिले। करेक्ट। कोई आईजी भी बन जाए जो आप बने थे। मनु ऋषि जी, बहुत जबरदस्त यात्रा रही है, बहुत जबरदस्त। मतलब पता ही नहीं चला कि कहाँ समय बीत गया, और हम मेरे ख्याल 4 दशकों का हमने एक यात्रा की है, और ये यात्रा आगे भी जारी रखेंगे। आपसे फिर एक एपिसोड करेंगे आगे, आप जो चीज, और ये जो आपने लास्ट में दर्शकों को, जैसे कहते हैं ना, एक सीजन के खत्म होने के बाद दूसरे सीजन का टीजर, तो दर्शकों को ये वादा है कि एक और इंटरव्यू जरूर आपसे होगा, जिसमें हम ओटीटी स्टोरीज किस तरीके से लिखी जाती हैं, क्यों इस तरीके से लिखी जाती हैं, और क्या कोई और तरीका नहीं है क्रिएटिव तरीके से लिखने का या उनको प्रस्तुत करने का, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तब तक हमारा शो भी कोशिश करेंगे बाहर आए लोगों तक, और लोगों से खरीदने की, बनाने की कोशिश करें।
खरीदना मैंने पहले बोला, करेक्ट, दरियागंज। क्योंकि दरियागंज जिंदा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच मनोज जी। आई एम प्राउड ऑफ माई दुकानदारी, मैंने उसका डिसिप्लिन उठाया था। और मैं आज सिर्फ अरविंद जी की एक बात थी कि तुम चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, और आज मैं अपने 10-15 करीबी दोस्तों को मैं ये सुनता हूँ कि चड्डा को पैसे की फिक्र नहीं। क्या हो ना हो, बात है, मेरे लिए बस क्या यही बात। ट्रैवल है सर, और कुछ नहीं। बहुत खूब, थैंक यू।